अस्सलामुअलैकुम जी एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक और पब्लिक को सुहाफिल का सलाम। मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी हरमीत। और हरमीत, आज हमने सबसे पहले बात करनी है, 15 बरस हो गए सानिया कारसाज को उसकी, लेकिन पहले जरा आप अपना सोना मुख तो दिखाओ ना, आज क्या पहना हुआ है आपने? यस रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज ब्लैक बन के आए हैं रऊफ ऑल साहब। ब्लैक बहुत अच्छा किया है, ग्रेसफुल कलर है सर। तो हरमीत, आज सानिया कारसाज को गुजरे 15 साल हो गए मुकम्मल। ये वो दिन था जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो अपना जुलूस लेके निकल रही थी और कराची की सड़कों के ऊपर उनका रवां दवां था काफिला, जिस वक्त एक बॉम्ब ब्लास्ट किसी ने किया और उस बॉम्ब ब्लास्ट के नतीजे में बहुत से लोग शहीद हो गए। तो उसकी याद है, कारसाज का मकाम था वो, और बड़ी मुश्किल से बेनज़ीर भी बची, लेकिन बेनज़ीर की शहादत उसके किसी को नहीं मालूम था कि कुछ अरसे बाद ही फिर उनकी भी शहादत हो जाएगी रावलपिंडी में, जिस तरीके से हुआ था। तो लेकिन यह है कि कारसाज को लोग आज भी याद करेंगे। आज पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ जगहों पे जलसे करेगी, लोगों की याद में शमें जलाएगी, और इसके ऊपर एक रिपोर्ट हमने बनाई हुई है। पहले चल के रिपोर्ट डिटेल पैकेज के कहाँ पर तकरीबात होती है और किस तरह से खासतौर पर इस दिन को देखते हैं। जी रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से सानिया कारसाज हुआ था। बेनज़ीर भुट्टो वतन वापस पहुंची थी, उनको एक बड़ा जमे गफीर था लेके वो वापस आ रहे थे, और शार फैसल पे कारसाज के मकाम के ऊपर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए और 149 लोग सर हलाक हुए, इसमें बड़ी तादाद है, 400 के करीब जख्मी हुए। तो उनकी याद में, जैसे मैंने पहले भी कहा, आज भी शमें जलाई जाएंगी, लोग याद करेंगे, और बेनज़ीर के कारनामे जो हैं उनको भी याद करेंगे। बिल्कुल, ये मनाजिर हम उस वक्त टेलीविज़न पे ही देख रहे थे, और जिस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहबा रैली की सूरत में जा रही थी, और आप तो खैर साथ ही थे, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं जो पब्लिक न्यूज़ में भी काम किया करते थे, सलमान भट्ट, तो वो भी इसमें ज़ख्मी हुए थे, और वो भी अपनी कहानी जो सुना रहे थे वो भी कवरेज के लिए गए थे। तो आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारी जानें जो हैं उस वक्त गई, और लेकिन इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की जाए तो उमूमन यही होता है कि बड़े केसेस में जो इन्वेस्टिगेट करता है, जो पहुँच जाता है, उस तह तक पहुँच जाता है, तो उसे रास्ते से हटा दिया जाता है किसी न किसी तरीके से। और इसमें भी वही हुआ, चाहे हम यहाँ पे देखें जो फिर रावलपिंडी में सानिया हुआ मोहतरमा, जिसमें शहीद हुई, तो उसमें भी सबूतों को जिस तरीके से मिटा दिया गया, जिस तरह सारी जगह को वॉश की गई, जो जहाँ पे वो शहादत हुई थी मोहतरमा की। तो ऐसे में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मंतकी अंजाम तक ये केसेस हमारे मुल्क में नहीं पहुँच पाते, और ना ही पता चलता है तो 15, 20, 25, 30 साल हो जाते हैं, तो फिर कई नई रिपोर्ट आती है और उसमें बहुत सारे इंकशाफात सामने आ जाते हैं, लेकिन वक्त पर ना उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है और ना वो केस जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सानिया कारसाज का भी, जैसे जो उसके डीएसपी थे या थानेदार, वो लोग वगैरह जो करीब पहुंचे, उसको मार दिया गया, और बाकी जो है सबूत, एक तो ये समझ में नहीं आता कि उसी दिन रात को धोने का तुक क्या बनता है। वो सबूत बहुत सारे जो थे, जैसे आपने जिक्र किया, सानिया कारसाज को भी रातों रात धो दिया गया था कारसाज की जगह को, और जो पिंडी में भी ग्राउंड था उसको रातों रात धो दिया गया। किसी को कुछ पता नहीं लगा कि हुआ क्या और क्या सबूत थे और वो कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते थे। खैर हरमीत, हम आगे चलते हैं। एक और स्टेटमेंट इसकी हमने बात करनी है सर। इमरान खान ने सिर्फ यूटर्न के कहा जाता है कि वो माहिर है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूटर्न कोई भी कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट पर लिया जा सकता है। जो बाइडन की एक स्टेटमेंट जो काफ़ी सर्कुलेट कर सोशल मीडिया पर, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, उन्होंने हमारी जौहरी कमज़ोरी को काफ़ी हाईलाइट किया। एक वैसे कहा जा रहा था कि वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी, वो एक प्राइवेट किसी कॉन्फ्रेंस में थे या प्राइवेट किसी कॉन्वर्सेशन में थे, तो उन्होंने इस बारे में बात की थी कि हम अपने जौहरी जितने भी ताकतें हैं उनकी हिफाजत खुद नहीं कर सकते। लेकिन अब वहाँ से वजारत खारजा से, अमरीकी वजारत खारजा से एक क्लैरिफिकेशन आई है कि नहीं, हम पुरएतमाद है इस एतबार से कि पाकिस्तान जो है वो अपने जौहरी हथियारों की, एटमी हथियारों की हिफाजत खुद कर सकता है। तो ये सर तरदीद सामने आई है। हाँ, लेकिन ये मतलब ये है कि एक सदर का बयान और उसके बाद वजारत खारजा की तरफ से उसकी तरदीद वो भी बड़ी ढीली ढाली सी, इसका इम्पैक्ट जो ज़ाहिर सदर का इम्पैक्ट होता है तकरीर का वो ज़्यादा होता है। तो वो एक बड़ा मशहूर शेर भी मुझे याद आ रहा है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा,
हाय उजूद पशेमा का पशेमा पशेमा होना। तो वो पशेमा अब हुआ भी तो क्या हुआ, फायदा, मतलब कोई वो- फायदा नहीं, सही बात हाँ, है। और सर बिल्कुल। वो सर्कुलेट क्या जिस होगा, तरह से बिल्कुल। किए हरमीत, आपने देखा होगा इस स्टेटमेंट को इंटरनेशनल मीडिया प्लस हमारा मीडिया प्लस हमारा सोशल मीडिया जिस तरह से हमने सर्कुलेट किया है वो उसकी इंटेंसिटी और थी। अभी वजारत खारजा, अमरीकी वजारत खारजा से जो तरदीद आई है वो इंटायरली हमें उस तरह से उसकी इंटेंसिटी नहीं लग रही, और वो चाहे ऑफिशियल या अनऑफिशियल किसी भी कॉन्वर्सेशन में आपने वो स्टेटमेंट दी हो तो वो एक बड़ी स्टेटमेंट थी यकीनन। ये हरमीर मुझे पता क्या लगता है, वो बात का ये बहुत होता है बड़ी ना, स्टेटमेंट थी और आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन खासकर हम आपकी बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन खासकर मैंने देखा कि अक्सर भारतीय चैनल पे मेरी नजर होती है तो उनके तकरीबन पूरा दिन यही टॉपिक वो था कि topic ही देखें था। जनाब पाकिस्तान तो बहुत बड़ा खतरनाक मुल्क साबित हुआ। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि यार जो बाइडन का जो ये बयान था वो भी आइसक्रीम खाते हुए उन्होंने हल्के फुल्के वो आप देखें कि नॉन सीरियस टाइप उसका ये बयान था जब मैंने देखा। लेकिन नूर साहब की बात दुरुस्त है कि वो सदर है, इस किस्म का बयान, वो आइसक्रीम खाते हैं या सूप पीते हैं, लेकिन अगर बयान देते तो सोच समझकर जो है वो देना चाहिए। और लेकिन हमने देखा कि पूरी दुनिया में एक भौचाल जो है बर्पा हो गया, और वैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ जब इस किस्म की चीज आती है तो बहुत सारे लोग जो है वो एक्टिव होते हैं, हमारे मुल्क के अंदर भी लोग और बाहर के लोग भी। तो ये चीज हमें फिर सामने को देखने को मिलती है। तो बीइंग बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंट हम आपको जरा आगे जिम्मेदारी का चलते हैं। मुजाहिरा करना चाहिए था। और चलते हैं अपने रन डाउन की तरफ। रन डाउन के बाद आज का डेली डोज बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्यूसडे रन डाउन में आपको पॉलिटिकल मैदान में जाने से पहले जरा सा खेल के मैदान को टच ना कर ले सर। अच्छा चलो जरा कर लो। टच तो करना जरूरी है सर, जिंदगी में वैसे परेशानी हो तो बंदा परेशान हो, क्रिकेट भी सही ना चल रहा हो तो बंदा अच्छा खासा परेशान होता है। वार्म अप मैच खेला सर, कोई नहीं चले बाबर आजम, आपके हरमीत के बाबर आजम नहीं चले। नहीं, बाबर आजम तो खेले ही नहीं, कल रिजवान भी नहीं खेले। सर वो जो वार्म अप सेशन था जिसमें उन्होंने नहीं, खेला है, नहीं, 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 कल इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेले वो। लेकिन कल की तो मैं बात ही नहीं कर रही ना सर, लेकिन इंग्लैंड के साथ जो वार्म अप सेशन हुआ है जी, उसमें नहीं खेले ना। उसमें कितनी शदीद, और 161 का आई थिंक टारगेट था, हाँ। और 161 पे 15वें ओवर में सब कुछ कंप्लीट हो गया जी। और अब हाँ, ये बात सही है। अगला जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। हाँ, ये बात सही है कि कल बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम रिजवान ने कल रेस्ट किया, वो नहीं खेले, और बाकी टीम के प्लेयर्स को उन्होंने मौका दिया जो इतना नहीं चल पाए, मतलब ये कहना चाहिए। शान मसूद ने ओपन किया हैदर अली के साथ, और शान मसूद भी को 36-37 करके आउट हो गए। सर क्यों हैदर रेस्ट अली कर ने रहे थे 18 ऐसे? किए। क्यों रेस्ट कर रहे थे? मतलब ये वार्म अप सेशन था, वार्म अप होते आते कहते, ये टायरिंग किस चीज की थी? उन्होंने असल में वो कहा कि मौका दिया, हमारा मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा, हमने कहा कि मिडल ऑर्डर को मौका दें कि वो परफॉर्म करके दिखाए, और उन्होंने परफॉर्म किया फिर, है ना? उन्होंने 161 का टारगेट दिया। उन्होंने वार्म अप में काफी परफॉर्म किया। हाँ, ये अब पाकिस्तान का बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ जो जिस स्पीड के ऊपर दूसरी दुनिया के लोग रन्स करते हैं उस स्पीड के ऊपर हमारे नहीं कर पा रहे, हमारा रन रेट अच्छा नहीं होता। तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हर भी शायद कल देख रहे होंगे कल। और सब बात वही है कि यहाँ पे हालांकि ये T20 और कितना फास्ट हो गया है, जितनी क्रिकेट हम देख रहे हैं वो बड़ी तेजी से तेज तर होती चली जा रही है। हाँ। लेकिन सुहा दुरुस्त भी फरमा रही है कि भैया जो है मिडिल ऑर्डर तो उन्होंने भी कारकर्दगी उनकी हमारे सामने, और अब ये है कि सर पे पहुंची सारे मैचेस जो है, और खत जो हमने मुकाबला करना है तो बड़ा सख्त है, वो मुकाबला बड़ा टफ है। तो उसमें ये चीज नहीं चलेगी जो सुस्ती है, ये कहीं ना कहीं जो मिडिल ऑर्डर में हो रही है कहीं और हो रही है, जिस तरह ये वैसे छक्के चौके इनके लगते रहते हैं आम मैचेस में, लेकिन यहाँ पे जब जरूरत आती है तो बड़ी विकेट दे के आसानी से ये पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। अगले वार्म अप सेशन जो है सर उस पे आप अच्छा, देखिए उसमें फिंगर यह है क्रॉस्ड कि है। पाकिस्तान का मैच पहला जो है वो हिंदुस्तान के साथ होना है, Yes, और उस Sunday दिन को। बारिश की प्रेडिक्शन आ रही ओले। है, और कह रहे हैं 80% चांसेस हैं कि बारिश होगी। अगर बारिश होती है तो पाकिस्तान का 1 पॉइंट बल्कि 2 पॉइंट ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि जीतने वाली टीम को मेरे ख्याल में 3 पॉइंट मिलते हैं, अगर ड्रॉ हो जाए तो 1-1 पॉइंट होता है। फिर तो इसका मतलब वो हम तो एक दुआ करें चांस कि है। बारिश हो जाए। हाँ, कल अलबत्ता शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी गेंदें करवाएं, 2 ओवर में 7 रन उन्होंने दिए, लेकिन बाकी सारे बॉलर्स को जो फंडा है उन्होंने, इंग्लैंड ने जो फंडा सर फड्डा इतने इससे ज्यादा क्या हो सकता है? 161 का टारगेट और आप 15 ओवर में पूरा कर दे सारा कुछ, क्रियाक्रम कर दिया उन्होंने। और शादाब खान के 2 ओवर में 30 रन बने, क्रियाक्रम कर दिया। नवाज को बड़ी मार पड़ी, हसनैन को बहुत मार पड़ी, और इंग्लैंड ने बता दिया कि जिस टेम्पो के ऊपर वो कर रहे थे रन पाकिस्तान में आखिरी 2 मैचों में जब यहाँ T20 चल रहा था, उसी टेम्पो को उन्होंने बरकरार रखा पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि उन्होंने भी अपने कुछ प्लेयर्स को कल रेस्ट दिया था, लेकिन उसके बावजूद उनका जो बेंच है वो स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। हमारा अनफॉर्चुनेटली वही मसला है कि हमारा
बेंच भी स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा और हमारा मिडल ऑर्डर भी कोलैप्स कर रहा है, मतलब वो। चलिए सर, इन वार्म अप सेशन से कुछ तो मिले। अब अफगानिस्तान के साथ भी वार्म अप सेशन है, उसके बाद इंडिया के मैच की अरमीत आप बात कर रहे हैं, तो प्लीज वेक अप। कल अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया वार्म अप सेशन में। आप ये देखो कि बांग्लादेश ने कल पहले हम नमीबिया की बात कर रहे थे सर, पहले नमीबिया ने श्रीलंका को, वो तो वर्ल्ड कप का मैच था बकायदा। चीजें हो रही है ना, छोटी छोटी टीम्स जिन पे आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो वो अब इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वेक अप कॉल इट्स फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक के आप लोग भी जाग जाए। हमारी भी फिंगर क्रॉस्ड है, हम भी दुआ करते हैं कि आप लोग अच्छा खेलें और ये मिडिल ऑर्डर या इसके अलावा जो भी डेफिशिएंसीज है वो जहां जहां पर आप लैक कर रहे हैं उसको फॉर रिकवर करें, और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड। सर अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आपको पॉलिटिकल मैदान में अब चलते हैं, आपको खेल के मैदान से फौरन ले जाते हैं। इमरान खान का आज़म सवाती पर तशद्दुद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और आलमी तंजीमों से राब्ता करने का ये डिसीजन जो उन्होंने लिया है, जो कि सर आपको और हमारे जो सीनियर एनालिस्ट उन्हें क्या लगता है कि आलमी तंजीमों को इस मामले में इन्वॉल्व करना, मतलब अपने मुल्क को ही आप किस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, इस डिसीजन पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक और ट्रेलर भी है आज, मूवी ट्रेलर, जो कि आपसे शेयर करेंगे। कौन सा है ये तो भी कंटिन्यूड कर लेते हैं। इसके अलावा सर मुआशरे का ये जो दोहरा मेयार है, तालीम की हम खास तौर पर बात कर रहे हैं कि तालीम हासिल करने वाले मुआशरे में इस वक्त किन किन परेशानियों का शिकार है और उनके क्या क्या मसाइल हैं, उनको एड्रेस कितने लंबे अरसे से नहीं किया गया और क्या एक पॉलिसी लॉन्च होनी चाहिए इन तमाम मसाइल को एड्रेस करने के लिए। इसके अलावा सर इंस्पिरेशनल स्टोरी है एक माँ की जो कि रोजाना 3 किलोमीटर पैदल चलकर अपने 3 डिसेबल बच्चों को लेकर, मैं तो कहती हूँ स्पेशली एबल ऑब्वियसली, लेकिन डिसेबल बच्चे हैं उनको लेकर जाती हैं और स्कूल बढ़ाने के लिए रोजाना की ड्यूटी है उनकी। हाँ। तो उनसे आपकी आज मुलाकात कराएंगे। इसके अलावा सर जर्मनी से तालीम याफ्ता सलमान लारी स्टूडेंट हैं जो तालीम हासिल करके वहाँ से आए हैं, लेकिन पाकिस्तान आने का इस वक्त मकसद उनका ख़ास तौर पर सिर्फ सैलाब ज़दगान की मदद करना है, जो कि आपका भी फ़र्ज़ है। सर्दियाँ आ गई हैं सर, उन्हें शदीद ज़रूरत है रज़ाइयों की, बिस्तर की, गर्म कपड़ों की। इस वक्त बहुत ज़्यादा। मैं कल मेरा बेटा भी चूँकि कुछ ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व है जहाँ पे लोगों के लिए फंड इकट्ठे किए जा रहे हैं या चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं, और वो कह रहा था कि सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त सिंध के इलाकों में वहाँ पे मच्छरदानियों की है। मच्छर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग मलेरिया का शिकार हो रहे हैं। इसी तरह से मलेरिया की दवा नहीं मिल रही, तो जो लोग डोनेट करना चाहते हैं मच्छरदानियाँ अवेलेबल मार्केट में नहीं है, वो बड़ा ज़रूरी है कि मच्छरदानियाँ अलमी है। हमेशा जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई उसकी ज़ख़ीरा कर ली जाती है या वो ऐसे ही मार्केट में कम हो जाती है, तो ये ख़ास तौर पर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ भी हैं उनको इस हवाले से भी ख्याल करना चाहिए और प्राइस ख़ास तौर पर कम होनी चाहिए सर उनकी। ठीक, अच्छा जी सर डेली डोज पे चलते हैं। पहली खबर भी जर्मनी से ही है, लास्ट खबर भी हमने आपको टॉप स्टोरी में जर्मनी के स्टूडेंट की दी है। जर्मनी का एक ऐसा सर गांव से कह दे जो कि दरिया किनारे है और बड़ी खूबसूरत और पुरानी मस्जिद है, और उसको सर उसमें आज़ान दी गई है लाउड स्पीकर पर। ये जनाब तैयब अर्दवान ने इफ्तिताह किया था इस मस्जिद का, और ये चंद बरस हो गए इसको, और वहाँ पे अब कोलोन का इलाका है ये जहाँ पे मुसलमानों की एक बड़ी तादाद बसती है, उसमें तुर्क मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे ये अजान दी गई है लाउड स्पीकर पे। पहली दफ़ा जर्मनी में बिल्कुल इजाज़त नहीं थी लाउड स्पीकर के ज़रिए अजान देने की। ये पहला शहर है कोलोन जहाँ पे अजान की इजाज़त दी गई है। मुसलमान बड़े खुश हैं इस मौके के ऊपर। अब जर्मनी में रिएक्शन भी थोड़ा सा आता है, लेकिन उम्मीद यही है कि वो एक्सेप्ट करेंगे। तमाम मुल्कों में जिस तरह से देखा जाए तो कल्चरल हार्मनी होनी चाहिए, कल्चरली आपको मुख्तलिफ मज़ाहब को इजाज़त होनी चाहिए, और ये उसका मज़ाहिर है। बड़े जो अभी हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं आपको, ये मनाजिर बड़े ज़बरदस्त से थे। तमाम लोग वहाँ खड़े थे और बड़े रूह परवर किस्म के मनाजिर थे जो कि हमने खुद भी देखे और फिर हमने सोचा कि आपको भी दिखाएं। मस्जिद बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ी मस्जिद है ये जर्मनी की, ज़बरदस्त है। जर्मनी में इबादत गाहें वैसे तो मुसलमानों ने बनाई हुई है, छोटी छोटी मसाजिद भी हैं, लेकिन ये कोलोन की सबसे बड़ी मस्जिद है जो जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो इसको बनवाया भी अर्दवान है, तैयब अर्दवान है, तुर्की के, जैसे मैंने बताया उन्होंने इफ्तिताह किया था, उन्होंने फंडिंग की है इसकी। तो बड़ी शानदार मस्जिद है। इसके मनाजर भी मैंने देखे, मैं अंदर के भी, किसी वक्त मौका मिला तो हम आपको दिखाएंगे।
ये बड़ी शानदार मस्जिद है। सर मसाजिद तो वैसे भी आपको पता है टर्की में भी बहुत खूबसूरत, वहाँ की आर्किटेक्ट तो मस्जिद जब बनाते हैं तो मस्जिदों की कितनी खूबसूरत सी वहाँ पे इकसाम आपको नज़र आती हैं। आपको जो भी बिल्डिंग खूबसूरत तरीन नज़र आएगी वो मस्जिद ही होगी। तरह तरह की मसाजिद बनाई जाती है और तुर्की से एतबार से मशहूर तरीन मुल्क भी है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर किया बाकायदा इसका इफ्तिताह। और आज लाउड स्पीकर पर जब लोगों ने आज़ान सुनी तो मुस्लिम कम्युनिटी ख़ास तौर पर सर बड़ी खुश थी इस हवाले से। अगली खबर आपको देते हैं, कभी पहाड़ तो कभी ज़मीन पर खाना बदोशों के लिए बड़ा खूबसूरत सा ये एक स्कूल बनाया है, जो कि मोबाइल स्कूल जिसे हम कह सकते हैं। सर्दियाँ होंगी तो सर ये पंजाब में आ जाएंगे, गर्मियाँ होंगी तो ये गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएंगे। देवसाई के मुकाम देवसाई के ऊपर क्या, वहाँ तो बंदा वेकेशन मनाने जाता है। हाँ। लेकिन वहाँ जाके पढ़ाई क्या बात है, ऐसी पढ़ाई हो तो कभी तुमने अगर बकरबाल इनको बोलते हैं, इनकी वेकेशन वैसे ही रहती है। हाँ हरमीत, लेकिन आपने शायद देखा होगा ये जो बकरबाल हैं ये किस तरीके से सफ़र करते हैं और इनका सफ़र जो है वो एक यादगार तरीन सफ़र होता है कि बच्चों समेत ये अपनी बकरियों को लेके अपने घोड़ों के ऊपर जो बांधे होते हैं बच्चे, इन्होंने छोटे बच्चे भी बकरियों के होते हैं। हाँ ये बड़ा मुश्किल होता है, जाहिर बात है। और जिस तरह ये सफ़र करते हैं पहाड़ों से, जिस तरह गुजरते हैं, और बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। अगर मैं अपने गांव की बात करूं, वहां से जब ये गुजरते थे तो मेरी वैसे शरारतन इनके जो बकरियां होती थी उन पर मेरी नजर होती थी कि मतलब अच्छी पार्टीज पे हो सकती है, तो अक्सर हम उन पर नजर रखा करते हैं। तो इनकी नजर भी बड़ी तेज हुआ करती थी। तो आपकी बात दुरुस्त है कि इनके पास जो है पूरा सिस्टम होता है खाने पीने के हवाले से, और खासकर ये दूध पर ही गुजारा करते हैं। दूध जो बकरियों से जितना दूध मिलता है उसी पर, और साइड पे इनके साथ जो बच्चे होते हैं। लेकिन इंतहाई कठिन और इंतहाई मुश्किल सफर होता है। और बकरियां जिस तरह लाइन में इनके साथ जाती हैं और जिस तरह डिसिप्लिन, जिस तरह हम देखते हैं आर्मी के जो फौजी होते हैं ना, फौजी जवान जिस तरह डिसिप्लिन में जाते हैं, उसी तरह ये बकरियां भी उसी डिसिप्लिन से जाती है, उसी अपने मालिक को फॉलो करती है। और एक बड़ा खूनख्वार किस्म का जो है वो कुत्ता इन्होंने रखा होता है ताकि इनकी बकरी या बकरा जो है वो कहीं गायब ना जाए या हमारी तरह कोई इस पे नजर ना रखे। लेकिन देखिए ना हरमीत, हर चीज को उन्होंने कीप इन माइंड रखा होता है सिक्योरिटी के लिए। जैसे आपने कहा कि अपनी मदद आपके तहत उन्होंने हर चीज को मैनेज किया होता है। बच्चे बड़े एक्सपर्ट होते हैं सर, पहाड़ चढ़ने की आदी हो और ऐसे जंगलों में सफर करने की आदी हो। मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को तो इन्होंने घोड़ों के ऊपर बांधा होता है, घोड़ों के ऊपर बड़ा मतलब है कैसे ताकि वो सो भी जाए तो गिरे ना। इसी तरह से मैंने देखा है कि छोटे बच्चे बकरियों के उनको भी घोड़ों के ऊपर बांध देते हैं, खच्चर होते हैं साथ में। लेकिन ये सफ़र एक इंतहाई तवील और मुश्किल सफ़र, जैसे हरमीत ने बताया, वो होता है कि मैदानों से पहाड़ों की बिल्कुल ऊंचाई के ऊपर चोटियों पे, और फिर चोटियों से सर्दियां होते ही वापस सफ़र। और ये की तरफ सैकड़ों नहीं हज़ारों मीलों का सफ़र जो है ये पैदल करते हैं। लेकिन सर ये अच्छी बात है कि चूंकि खाना बदोश और आप देखते हैं कभी पहाड़ों पर कभी ज़मीन पर, ख़ासतौर पर ये पंजाब के इलाकों की अगर बात की जाए तो तालीम सर इससे बड़ी मुतासिर होती है। ख़बर दरअसल ये है कि मोबाइल स्कूल इनके लिए मुतारिफ़ कराया गया है जो कि इनको इनकी जगहों के मुताबिक तालीम मुहैया करता है। और अगर ये देवसाई के मकाम पर है जहाँ पर नॉर्मली हम वेकेशन बनाने जाते हैं, लेकिन इनका स्कूल भी वहाँ पे, हमारा भी स्कूल वैसे इम्प्लीमेंटेबल तो नहीं है लेकिन हो तो क्या ही मज़ा है, वहाँ पर तो बैठ के पढ़ने का क्या ही मज़ा है। हाँ। बैग खोल लें और आप किताबें पढ़ना शुरू कर दें तो वो एक आप इंटरेस्टिंग सी हो जाती है एक सिचुएशन। ऑल दो हरमीत विजुअली अगर आप देखो बच्चे बिल्कुल नहीं लगते कि बकरवाल के बच्चे हैं, इतने प्यारे क्यूट बच्चे हैं। मैं वही भी सोच रहा हूँ क्योंकि वो बेचारे तो महीने 2 महीने नहाना बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। मैं खुद भी हैरान हूँ कि बड़े साफ सुथरे से बच्चे बैठे हुए हैं और लग नहीं रहा है कि वही है। हाँ। लेकिन बहरहाल विजुअल में ऐसा लग रहा है तो हम मान नहीं लेते हैं बाजी। लेकिन बहुत तारीफ की जानी चाहिए, बहुत तारीफ की जानी चाहिए उन लोगों की, उस NGO की जिसने जितनी भी तारीफ की जाए कम है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, जिसने इनके लिए तालीम का एहतमाम किया। और टीचर भी साथ साथ जाहिर है अगर चलते होंगे जिस वक्त सर्दी आती होगी तो नीचे मैदानों की तरफ, और जब गर्मी आती होगी तो ऊपर पहाड़ों की तरफ, उनके लिए भी मुश्किल काम। स्कूल मतलब जो टीचर्स होंगे मेरे ख्याल से फिर वो उनका ताल्लुक भी इन्हीं इलाकों से होगा, आसपास करीब करीब से जो आके पढ़ाते होंगे। करीब कहाँ मैदान वगैरह के, गिलगित बल्तिस्तान पास है और आप देखिए कि वहाँ पे लोग काफी तालीम याफ्ता है। लेकिन जो भी है एक सिस्टम अच्छा बनाया है इन्होंने मोबाइल स्कूल का, जिससे बच्चे जो है वो तालीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। दैट इज गुड इनिशिएटिव। ऑल दो अगली खबर भी सर ये आसपास के इलाकों से ही है। हम बल्तिस्तान के उन इलाकों की बात करते हैं, हम सहरा की बात करते हैं, कोल्ड डेजर्ट सर पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया के बुलंद तरीन कोल्ड डेजर्ट में ये आता है। और सहरा रंगा नाम है इनका, सरफरंगा।
हाँ जी, वहाँ पे जीप रैली हुई है, मोटरसाइकिल खवातीन रैली ने हुई है, पार्टिसिपेट किया है सर, लड़कियों ने पार्टिसिपेट लड़कियों ने किया भी है। पार्टिसिपेट किया है। और इसके विजुअल जब वाओ। हम देख रहे थे तो इतनी ऊंचे मकाम के ऊपर ये जीपें जो चल रही हैं और इसमें हैरान कुन था। और खवातीन ये कहती हैं कि यहाँ पर कंपैरेटिवली जो कैपेसिटी और पावर होती है गाड़ी की वो 30 से 40% कम हो जाती है, और फिर यहाँ पर कंपैरेटिवली मुश्किल होता है गाड़ी चलाना क्योंकि वो धंस जाती है अगर आप सेरा की बात करें। लेकिन जो जोहा है सर, उन्होंने कोई पोजीशन हासिल की है इसमें, ये जो रेस थी। और शुएब मलिक है, हमारे वाले शुएब मलिक नहीं, यहाँ वाले शुएब हाँ, मलिक, ये उन्होंने शुएब मलिक जीती है और ये है। रेस। हाँ, और इसी तरह से मोटर बाइक रैली में भी लेकिन वैसे वैसे बड़ा खूबसूरत मनाजिर तो है ही है, लेकिन ये बड़ी बात है रूफ साहब कि हम उस इलाकों में देख रहे हैं कि खवातीन हर किस्म के चाहे स्पोर्ट्स हो उसमें वो पार्टिसिपेट करती हैं और उसको बाकायदा जो है वो Enjoy वहाँ के करती लोगों की हैं। जानिब से भी काफी सपोर्ट हासिल है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, हम आपको अगली खबर देते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। और 3200 मेगापिक्सल वाला दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा जो कि नस्ब किया गया है एक टेलीस्कोप में। ऐसी पिक्चर, ऐसी क्लोज्ड पिक्चर, क्योंकि अगर दुनिया का सबसे बड़ा और 3200 मेगापिक्सल सर, चिली की ऑब्जर्वेटरी में इसको नस्ब किया गया है। और वहाँ पे इसका मकसद ये है कि कायनात में जो मतलब मुख्तलिफ फल्कियात का निज़ाम है उनकी तस्वीरें खींची जाएं और उनको दिखाया जाए दुनिया को। और ये कैमरा भी आम कैमरे की तरह काम करता है, लेकिन इसमें ऐसे वो डिजिटल डिवाइसेस हैं कि जो सिग्नल्स में तक उसको तब्दील करती हैं और पिक्चर की सूरत में बना के आपको ये पहुंचाता है। और बहुत ही महय्युल किस्म का आपके ये हैरत अंगेज़ तरह से ये काम करता है। इतना ज़्यादा मेगापिक्सल, 3200 मेगापिक्सल, सो क्लोज, सो क्लियर, सो पिक्सेलेट। आप जाहिर है देखिए जितने मेगापिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा पिक्चर क्लियर बेहतर आएगी। तो मुझे लगता है ये खबर हमने इससे पहले दी भी थी कि इसी टेलीस्कोप की, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप बन रही है, इसकी खबर हमने तो डेली डोज में दी थी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले। तो मेरे ख्याल से ये उसी में नस्ब किया गया है और ऑब्वियसली बहुत क्लियर पिक्चर आएगी। और टेक्नोलॉजी चूँकि आगे बढ़ रही है और लोग नई नई जिद्दतें लेकर आ रहे हैं, नई नई इजादात हो रही हैं, तो उसको जिस तरह से भी यूटिलाइज करके इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज़ रियली गुड। हमने एक लेनी है आपको एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक एजाज सैयद सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इन्वेस्टिगेटिव, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जर्नलिज्म करते हैं और बड़ी अंदर की खबरें इनके पास होती हैं। मेरे ख्याल में इसी हवाले से हमने बात तो करनी थी आदम सवाती पर तशद्दुद के ख़िलाफ़, जो इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और से रुजू करूँगा, आलमी इदारों तंजीमों से HR की मैं रुजू करूँगा। लेकिन उससे पहले ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये जो इमरान खान से एक सवाल किया गया कि क्या बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है, कोई इस तरह की खबर इनके पास, एजाज के पास मौजूद है। इमरान खान ने कहा हाँ भी ना भी, जिसके बारे में कल बैसत और राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनकी खबर क्या कहती है? एजाज, आपके पास कोई खबर है इस हवाले से? क्या बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है, कोई मुलाकातें हो रही हैं इमरान खान की? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि बैक चैनल राब्ते इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर बहुत हो रहे हैं। और आपको पता है कि आर्मी चीफ से सदर जो हैं, जो कि सुप्रीम कमांडर भी है मुसल्लह अफवाज के, आरिफ अलवी साहब, उन्होंने मुलाकात भी कराई थी। लेकिन इसके अलावा भी बात है, वो बात ये है कि इमरान खान साहब के जो रहनुमा है परवेज खटक साहब, वो जाके मुलाकातें करते हैं बैकडोर चैनल से और इमरान खान साहब की अप्रूवल और ईमा पर वो मुलाकातें होती हैं। और उन मुलाकातों में नतीजा नहीं निकलता, इसलिए नतीजा अभी तक नहीं निकल रहा कि जो परवेज खटक साहब हैं वो मुतालबा लेके जाते हैं जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, अफसरान है उनके पास, कि हुकूमत को किसी तरीके से मजबूर करके फौरी इलेक्शन की तारीख का अनाउंसमेंट करवा दें। अब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये कहती है कि देखिए हम तो हमने अनाउंस किया, हम न्यूट्रल्स हैं। तो बावजूद इसके कि वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन वो गवर्नमेंट को नहीं कहते, क्योंकि वो उनकी अनाउंसमेंट की है उन्होंने कि हम अब इन मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो परवेज खटक ही वो वाहिद आदमी है जिनके जरिए राब्ता होता है, और एक और साहब भी हैं जिनके जरिए ये राब्ता होता है, उनका नाम फैसल वाडा है। तो फैसल वाडा भी
राब्ता करते हैं और प्रवेश खटक भी राब्ता करते हैं। इनके अलावा बाकी सबको इमरान खान साहब ने रोका हुआ है कि और कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा, सिर्फ ये 2 अफराद बात करेंगे। अच्छा, तो इसमें ये बताओ कि जैसे अच्छा सर, अगर हम देखें, हाँ हरमीत, ठीक है हरमीत बोलो। जी जी सर, अगर देखा जाए तो कल खान साहब ने एक तरफ तो उन्होंने यही महीना दिया है लॉन्ग मार्च के हवाले से, लेकिन कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाह रही कि लॉन्ग मार्च हो। आपने इलेक्शन भी देखा, अब आपको क्या लगता है कि खान साहब को दोबारा पार्लियामान की तरफ वापसी के लिए राजी किया जाएगा? कोशिशें जो है ये भी चल रही है सर? देखिए, फिलहाल में इमरान खान साहब जो है उनको ये कहा गया है, और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़िज़ जज ने भी एक रिमार्क्स में उनको कहा, एक राय दी कि पीटीआई वापस आए। हुकूमत भी चाहती यही है कि वो पार्लियामेंट में आए, लेकिन इमरान खान साहब आखिरी हरबा आजमाना चाहते हैं। वो नवंबर में जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है उससे पहले गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर करना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी प्रेशर करना चाहते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ये कामयाब हो पाएंगे। अगर इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को कोई कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की तो उससे पहले इमरान खान साहब, हुकूमत ने उनके खिलाफ पर्चा जो FIA का दर्ज किया हुआ है उसमें इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर उन्होंने ऐसी कोई करने की कोशिश की। लेकिन अगर वो अपने दायराकार में रहे, आइन और कानून की लिमिट्स में रहे, तो फिर उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अच्छा एजाज, ये बताओ कि वैसे तो उन्होंने दोबारा इस बात की है इमरान खान साहब ने कि चोरों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, वो दोबारा उनका बयान आता है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि बैक चैनल राब्ते भी मेरे हो रहे हैं। साथ में वो ये भी बात करते हैं कि इलेक्शन का ऐलान ना हुआ अगर तो मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, इसी महीने करूंगा। आपने जैसे जिक्र किया कि वो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और हुकूमत भी डटी हुई है कि बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ वो एक्सेप्टेबल नहीं है उनके लिए, और आप जैसे कह रहे हो इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जा सकता है। अब पेचीदा सी सूरत हाल है, इस पेचीदगी से निकलने का क्या रास्ता हो? मतलब क्या सिर्फ यही हो कि इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाए? वो भी तो एक आपको क्राइसिस सिचुएशन बन सकती है। देखिए, इसके ऊपर जिन लोगों ने ये सारा काम करना है गवर्नमेंट साइड पे, उन्होंने होमवर्क अपना मुकम्मल किया हुआ है, और जो गवर्नमेंट समझती है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा एहतजाज होगा, कुछ जगहों पर थोड़ा सा एहतजाज होगा, लेकिन वो एहतजाज जो आपको याद है TLP ने अगस्त 2020 में जो एहतजाज किया था उससे बहुत कम होगा एहतजाज। तो गवर्नमेंट समझती है कि गवर्नमेंट के पास इस बात की कैपेसिटी है कि वो सारी चीजें हैंडल कर सकती है। और इमरान खान साहब की पार्टी में सिर्फ इमरान खान है, उनकी जो टियर 2 लीडरशिप है वो ना तो इतनी प्रिज्मेटिक है और ना ही वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई इकदाम कर सकती है। तो जो अगर गवर्नमेंट साइड को देखें तो गवर्नमेंट समझती है कि वो इमरान खान साहब को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया। 2 बड़ी वजूहत है। एक वजह तो ये है कि गवर्नमेंट समझती है कि अदलिया की तरफ से उनको रिलीफ मिल जाता है, और दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अभी तक मामलात उनके ऊपर नहीं आए। अगर इमरान खान साहब ने, जैसा मैंने आपको कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की अपॉइंटमेंट के ऊपर, यानी कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर कोई तनाजा किया, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब मजबूर करेंगे फौज को दोबारा आके मैदान में सियासी अमल में मुदाखलत करने की, और ये वो मौका होगा कि जब इमरान खान साहब को कोई बचा नहीं सकेगा, सारे लोग सामने आ जाएंगे। अच्छा, ये ज़िमनी इलेक्शन में जो कामयाबी है इसे आप किस तरह से देखते हैं? इसके बाद तो उनका अंदाज मजीद जारहाना हो गया, स्पीचेस जो उन्होंने की हैं, और उसके अलावा जब कराची में मुख्तलिफ लोगों से वो मिले, जब वो लास्ट टाइम गए थे तो उन्होंने कहा था कि नवंबर की हम फर्स्ट डेट भी नहीं आने देंगे, अक्टूबर में अनाउंस कर देंगे इस लॉन्ग मार्च को। दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों सिचुएशन वो ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती हैं। अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तब भी, अगर वो लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं तब भी। हालात आपको किस तरफ जाते हुए देख रहे हो? ज़िमनी इलेक्शन ने कितना बूस्ट किया है PTI को या इमरान खान को इटसेल्फ? देखिए, इमरान खान साहब को बूस्ट तो मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब की डेट्स के ऊपर मत जाए। इमरान खान साहब एक दिन कोई बात करते हैं, दूसरे दिन कोई बात करते हैं। 25 जुलाई को जब इनका
एहतजाज नाकाम हुआ था, तो 25 जुलाई के आखिरी जलसे में उन्होंने कहा था कि मैं अगले 6 दिनों में नई डेट दे रहा हूँ। वो 6 दिन आज तक नहीं पूरे हुए। आज तक नहीं हुए। फिर इसी तरह वो नित नई तारीखें दे देते। इमरान खान साहब मेरे ख्याल में कैलकुलेशन कर रहे हैं कि उन्होंने वार कब करना भी है या नहीं करना। और इस बात का भी ऐन इम्कान है कि इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट आर्मी चीफ को तैनात कर देगी तो इमरान खान साहब नए आर्मी चीफ की तारीफें करेंगे और कहेंगे जो शहबाज शरीफ है वो बहुत करप्ट है और बहुत बुरा आदमी है, लेकिन उसने एक ही अच्छा काम किया, वो ये इस आर्मी चीफ की तैनाती की है। तो इमरान खान साहब इन कामों में भी आगे हैं, वो हर तरफ से खेलते हैं। जी हरमीत, हर तरफ से खेलते हैं। जी सर, जिस तरह सोहा ने कहा कि जो इलेक्शन था, ज़मीनी इलेक्शन था, उसमें भरपूर हम कह सकते हैं कामयाबी मिली। अब इस कामयाबी को आप कैसे देखते हैं कि आने वाला जो जनरल इलेक्शन होगा उस पर इसका कितना असर होगा? क्योंकि नून लीग की जानिब से तो कल जो बयानात सामने आए थे आपने भी देखे थे, जिसमें बड़ी मायूसी का इजहार किया था। उनका कहना यह था कि 2023 का जो इलेक्शन होगा वो इंतहाई टफ होगा। तो अभी से वो कहीं ना कहीं नून लीग वाले मायूस नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि धचका बड़ा मिल सकता है। आप कैसे देखते हैं सर इस चीज को? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नून लीग अगर सबसे बड़ी कोई लूजर है इस सारे खेल में वो नून लीग है। देखिए, जो इमरान खान साहब को फतह हासिल हुई है ज़मीनी इंतखाबात में, वो तहरीक इंसाफ को फतह हासिल नहीं हुई, वो इमरान खान को फतह हासिल हुई है, ये याद रखें। क्योंकि इमरान खान साहब का जाती जो प्रिज्मा है, वोट है, वो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि है नहीं है। असल बात ये होती है कि जब आप इलेक्शन के मैदान में आते हैं तो जो 50% आपका इलेक्शन होता है वो आपके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका नाम फाइनल करते हुए आप 50% इलेक्शन जीतते या हारते हैं। तो जब इलेक्शन कैंडिडेट्स इनके सामने आएंगे फिर पता लगेगा कि ये किस किस को लाते हैं और कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता। ये बात तो उससे लिंक्ड है। लेकिन जाहिर है इमरान खान साहब पॉपुलर है और पहली दफा वो इलेक्शन जीत रहे हैं। 17 जुलाई से लेकर आज तक जितने भी जो ज़मीनी इलेक्शन है अपने बलबूते पर। माजी में हमेशा ये मदद लेके इलेक्शन जीतते थे। 2018 के इलेक्शन में भी सारी दुनिया कहती आई और इस्टेब्लिशमेंट के बाद अफराद जो है वो मानते भी हैं कि हम इनकी मदद करते रहे, और उससे पहले भी। तो अब पहली दफा वो पॉपुलर हुए हैं, लेकिन पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी जो पार्टी के बाकी सारे कैंडिडेट हैं वो भी इलेक्शन जीत जाएंगे। वो तो जब मैदान लगेगा इलेक्शन का तो उस वक्त पता लगेगा कि कौन क्या सूरत हाल होती है, इसकी क्या सूरत हाल होती है, उस वक्त इलेक्शन क्या होगा, इलेक्शन का माहौल सर। ये सारी सूरत हाल में हमें नून लीग कहीं नजर नहीं आई, क्या वजह है? कोई अंदर के इख्तिलाफात चल रहे हैं क्या? ना मरियम नवाज साहब कैंपेन करती आई, ना शहबाज शरीफ, ना उसके साथ हमजा। शहबाज शरीफ तो नहीं आ सकते लेकिन हमजा भी हमें नजर नहीं आए। वजूहात क्या हैं? क्या इख्तिलाफ बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं सर? देखिए जी, नून लीग के अंदर जो हाउस ऑफ शरीफ है वो तकसीम का शिकार है। हाउस ऑफ शरीफ के अंदर की जो तकसीम है वो नजर आ रही है। जो पॉलिटिकल मैदान में इनकी जो बुरी परफॉर्मेंस है वो नजर आ रही है। नून लीग के पास बयानिया कोई नहीं है। नून लीग के पास बयानिया न होने की वजह ये है कि उनके पास क़यादत कोई नहीं है। शहबाज शरीफ किसी तरीके से भी पार्टी सदर के तौर पर कामयाब नहीं है, नाकाम हो चुके हैं। अब इस बात की जो नाकामी है उसको इस बात से ताबीर किया जाए कि क्या वो सियासतदान, अगर कोई एक्टिव सियासतदान थे भी या नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा जो भी सियासत की वज़ीर आला की हैसियत से की, अपने भाई की वज़ारत उज़्मा के नीचे मौसर किरदार अदा किया। लेकिन अब उन्हें इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका मिल रहा है तो वो कोई मौसर काम नहीं कर पा रहे। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स में बात कर रहा हूँ। तो ये इस बात का फैसला जाहिर है नवाज शरीफ साहब करेंगे कि वो भाई को कंटिन्यू करेंगे एज पार्टी प्रेसिडेंट, या पार्टी की जो सदारत है वो अपनी बेटी के हवाले करेंगे। जब तक ये बुनियादी फैसला नहीं होगा तो उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग कोई मौसर किरदार अदा कर सकते। बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर। बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की हैं, खासतौर पर नून लीग के हवाले से। मैं फिक्रिया है कि वहाँ पे
शहबाज शरीफ कोई मौसर रोल अदा नहीं कर पा रहे। ये बात भी ठीक है कि सियासत में उनका रोल अभी तक बड़े भाई के अम्ब्रेला के तले रहा है, बिल्कुल ऐसे ही और उसको वो उसी तरह से रोल अदा करते रहे। अब इंडिपेंडेंटली खेलने का मौका मिला है। ये देखो ना, आप शहबाज शरीफ तो नहीं आ सकते थे, लेकिन और PDM के जो हुकूमत में इत्तेहादी पार्टियां हैं उनके लीडरान कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं चलाई। यस, नून लीग के खुद अगर आप मरीम औरंगजेब की बात करें, अज़मा ज़ाहिद बुखारी की बात करें, इसके अलावा दीगर जो वजारतों पर रह चुके हैं, हर बंदा आकर कैंपेन कर सकता था, लेकिन हमें एब्सेंस क्लियरली फील हुई है नून लीग की। इसका नुकसान भी नून लीग को हो सकता है। हमने एक छोटी सी ब्रेक ले ली है, क्विक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. It's time to show you guys a trailer money back guarantee, जिसका टीजर हमने आपको अगर याद हो तो अपने शो में दिखाया भी था, लेकिन अब आ गया है ट्रेलर। इज गुड सर, ट्रेलर इज गुड। क्या खूबसूरत विजुअल मिल रही है और टेक्निकली कितना साउंड लग रहा है। अल्लाह करे कहानी भी उतनी जबरदस्त हो। और लेकिन कास्ट इज गुड टू सर। कास्ट मतलब फवाद देखें आप, वसीम को देखें और मिकाल को देखें, आयशा उमर को देखें, जावेद शेख। मुझे लगता है मतलब एक मतंजन नहीं बना लेते आप खाना अच्छा सा राइस। हाँ, बड़ी कास्ट है, बड़ी मतलब उसकी। और मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि कैमरा एंगल मुख्तलिफ देख लें आप, तो मुझे उम्मीद है कि फाइन प्रोडक्शन लगी है हमें देखने में ना। फाइन लोगों को बहुत नीट शीक किस्म की, जबरदस्त किस्म की एक प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। हमें चलना ब्रेक की तरफ। ब्रेक और ब्रेक जो है वो खबरों की है। खबरें सुन के वापस आए, फिर हम शो को कंटिन्यू करते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेसिकली आज ब्रेक के फ़ौरन बाद जिस टॉपिक पर हमने डिटेल में बात करनी है वो है जेल में मौजूद बच्चों, इंक्लूडिंग वो तमाम लोग भी जो बड़े हैं, जो डिग्री हासिल करना चाहते हैं, जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ताकि वो डिग्री हासिल करके जब बाहर निकलें तो वो भी इस मुआशरे का उस तरह से हिस्सा बन सकें जिस तरह से हम लोग अपनी जॉब करते हैं, काम करते हैं। लेकिन सर मसाइल बहुत सारे हैं। उस टॉपिक पर मैंने नहीं देखा कि ऑन या मेन स्ट्रीम मीडिया पर इतनी ज़्यादा बात हुई हो। वहाँ पर मौजूद जो कैदी हैं, जेलों में मौजूद, पंजाब के अगर मुख्तलिफ जेलों की बात की जाए और सूबाई जेलों की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर मौजूद कैदी जो है सर वो ये कहते हैं कि हम 16-16 घंटे खुद पढ़ते हैं, तालीम खुद हासिल करने की कोशिश करते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं है। और जब डिग्री हासिल करने के लिए हम बात करते हैं पढ़ाई की, तो पढ़ाई हम कर लेते हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम पर हमें बहुत मसला होता है। डिग्री ओवरऑल देखा जाए माहौल इस तरह का नहीं है। एनवायरमेंट भी नहीं है कि जब मुंतजमीन हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है जेल की, जो कैदी पढ़ना चाहते हैं उनसे कहते हैं हम बात करते हैं, वो आगे से मजाक उड़ाते हैं। वो कह रहे पढ़ के तुमने क्या कर लेना। तो और उसके बाद फिर ये भी है, राय मोहम्मद अयाज जैसे एक साहब हैं जो वकील बन गए हैं और वो कत्ल के एक मुकदमे में गिरफ्तार थे। FA तक उस वक्त उनकी तालीम थी। जब उन्होंने अपनी सज़ा मुकम्मल की तो उन्होंने LLB भी मुकम्मल कर लिया हुआ था अपना, MA भी उन्होंने किया। बहुत मेहनत से उन्होंने पढ़ा, 16-16 घंटे वो कहते हैं मैं पढ़ता रहा और मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की। लेकिन हम जानते हैं जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं, वो जेल की सूरत हाल के बारे में जो बात करते हैं वो बहुत साजगार नहीं होती। और सर इसके अलावा जो बात की जाती है, अगर IG जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम बेग की बात की जाए, तो सर मैंने उनको बारहा बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहते हुए सुना है कि माहौल बड़ा साजगार है, तालीम के मौके बहुत हैं, हमने तमाम तर सहूलियात दी हुई हैं। अगर हम इसके अलावा किसी पॉलिटिशियन को या किसी हुकूमती नुमाइंदे को बात करते हुए देखते हैं तो वो भी ये क्लेम करते हैं कि फैसिलिटेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ अंदर मौजूद जो लोग हैं वो किस कर्ब का शिकार है, ये हमने आज के इस सेगमेंट में एड्रेस करना है। बिल्कुल ठीक है। हरमीत, कभी आपका वास्ता पड़ा ऐसे? मैं तो गया हूँ जेल और मैंने जाके अंदर हाल देखा है, तो मुझे तो ये अंदाजा है कि आपको वो सब जी बिल्कुल बिल्कुल गया हूँ, क्योंकि जाहिर बात है कि खैर मेरे तो अपने ही सिस्टम ऐसा चल रहा है जिसमें मुझे वैसे भी जाना पड़ता है थाने कचहरी और, लेकिन जेल की आपने बात की तो बाकायदा जो कैदियों की जो हालत होती है उस पर मेरे ख्याल में जो आपने तालीम की बात की, तो वहाँ तो वैसे भी इस किस्म के नामुनासिब हालात होते हैं उनके कि वो जब बंदा देखता है और सुनता है उनकी रुदात तो बंदे को बहुत तकलीफ होती है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अगर हम काम करें एजुकेशन के हवाले से तो बहुत सारे ऐसे हैं। लास्ट टाइम मैंने एक शॉर्ट सी डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें एक मैट्रिक से ताल्लुक़ रखने वाले कराची के जेल से उसका वहाँ पे वो कैद में थे,
तो उन्होंने बाकायदा जो बोर्ड में पोजीशन ली थी। तो ऐसे बहुत सारे कैदी ऐसे कि अगर हम उनकी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, जो क्राइम की दुनिया में या उन्होंने क्राइम किया है या वो उन पर कोई इल्ज़ाम है, लेकिन अगर हम उनकी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो एजुकेशन ही वाहिद ज़रिया है जिसकी वजह से, जिसके ज़रिए हम उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, उनका करियर भी बदल सकते हैं और माशरे में एक अच्छे इंसान बनने का मौका भी हम उनको फराहम कर सकते हैं। तो आपकी बात दुरुस्त है कि इस पर अगर अमली तौर पर काम होगा और थोड़ी बहुत मेहनत की ज़रूरत है, अगर मेहनत होगी तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं दोबारा, जिन्होंने गलतियां, जिनसे कोताही हुई हैं, वो अच्छा इंसान बन के वापस इस माशरे में आके इस माशरे की, इस मुल्क की वो खिदमत कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन होता नहीं है ऐसा, और माहौल इस तरह का नहीं है। मैंने जेल में जाके देखा और जो सर्वेस पढ़े या रिपोर्ट्स पढ़ी, उसके तहत ये है कि जिसके पास पैसा है उसकी याशी है, उसको मोबाइल फ़ोन भी मिल जाएगा, उसको सिगरेट भी मिल जाएंगे, उसको इवन मुनशियात भी मिल जाएंगी। ऐसी सूरत हाल लोग लिख रहे होते हैं, और जिसके पास नहीं है वो बिल्कुल गरीब गुरबा हालत में मतलब वो रह रहा होता है। अंदर जाके जो बदमाश है वो अपनी बदमाशी कायम रखता है, उसके चेले चांटे उसी तरह से उसको खिदमत कर रहे होते हैं। जो चोर है वो बड़ा चोर बन के निकल के आता है। तो ऐसी सूरत हाल में तालीम क्या करेगी और किस तरह के, फिर अगर स्कूल कोई हैं भी तो वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, एकेडमिक की तरफ तवज्जो ज़रा कम होती है। तो मतलब जी तादाद तो देखिए ना कि सिर्फ 3 सालों में अगर हम बात करें तो जो अदाद शुमार हमारे पास आए हैं फैक्ट एंड फिगर्स, उसके मुताबिक 4000 तलबा जो है सर उनको डिग्री मिली है। तलबा भी नहीं कहेंगे, कैदी कहेंगे उनको, सिर्फ उनको अब तक डिग्री मिल सकी है इन 3 सालों में। तो ये तादाद अगर कैदियों की ओवरऑल देखी जाए तो बहुत बड़ी है। और आप इस फैक्टर को देखिए कि अगर वो जुर्म करके और जुर्म की सज़ा काट रहे होते हैं और वो ये सोचते हैं कि यहाँ से बाहर निकल कर मेहनत करेंगे, इस डिग्री के हसूल के बाद काम करेंगे, आपके और मेरी तरह काम ज़िंदगी गुजारेंगे, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर तमाम तर सहूलियात उन्हें वहाँ देना वो उनका जायज़ हक है, जिससे उन्हें एक अरसे तक महरूम रखा गया और अब भी रखा जा रहा है। और ये सबसे गलत बात है सर कि बाहर निकल कर जो भी हुकूमती नुमाइंदे हैं या IGJ खाना जात की अगर खासतौर पर बात की जाए तो वो हमेशा ये क्लेम करते हैं कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, ऑल ओके की रिपोर्ट नहीं होती उस तरह से, लेकिन हालत ज़ात बहुत बुरी है सर, बच्चों की बहुत बुरी है। और ख़वातीन का तो, बच्चे और ख़वातीन का ज़्यादा बुरा हाल ही नहीं है सर, कि वो ख़वातीन जिनके साथ बच्चे होते हैं और वो बच्चे जेल में चले जाते हैं, उनके बारे में भी अगर बात की जाए तो वो भी एक सूरत हाल खासी ख़राब है। बिल्कुल ऐसे ही कि वो बच्चे बाहर कहीं छोड़ नहीं सकते हैं, उनको साथ रखने में मजबूर हैं, बच्चे भी अंदर ही जेल की सूरत हाल में मतलब रह क्या ही सर उनकी अपब्रिंगिंग हो रही होगी, मतलब वो एज अगर हम छोटे 2, 3, 4 साल से, लेकिन सब अगर सूरत हाल ओवरऑल अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट जो है, चाहे हमने बाहर दुनिया में देखी, इनकी ट्रेनिंग में कुछ ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत डाल दी जाती हैं जो अखलाकियात की बहुत हमें कराती है। और जिस किस्म का इनका बिहेव होता है, जिस तरह आप थाने में जाते हैं, थाने से ही शुरुआत होती है जेल की तरफ, और जेल में जाके जो सूरत-ए-हाल इख्तियार होती है वो बताना जो है या बयान करना इंतहाई मैं समझता हूँ कि मुश्किल है। क्योंकि मैंने चीज़ें देखी और जो आपकी बात दुरुस्त है कि वहाँ पर कैदियों, जो आम कैदी है उसके साथ क्या बर्ताव किया जाता है, और जो बहुत बड़ा लुटेरा है, जो बहुत बड़ा जिसके पास पैसा है और जो लूट मार करके चला गया, तो उसके चेले चमाटों के साथ साथ पुलिस भी उनके चेले बन जाते हैं क्योंकि वो पैसा इस किस्म का खिलाते हैं। तो ये चीज़ हमने देखी है, और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में ये कमी पाई जाती है कि उसी तरह प्रॉपर, क्योंकि आप आम आदमी बनकर जाएं और किसी थाने में दरख्वास्त दें तो जिस रवैये से, जिस तरीके से वो बात करते हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है। और मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त है, तो वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो कितना इससे उनका मोराल डाउन होता होगा। अहमद नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल हैं, इनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। अहमद साहब कहिएगा कि कंट्रोडिक्शन है ये बहुत बड़ी ना, कि कहा यह जाता है अगर IGJ खाना जात की बात की जाए या हुकूमती नुमाइंदों की बात की जाए कि हमने ये इंतजाम कर लिए हैं, ये पॉलिसी लॉन्च कर दी है, वहाँ पर जो कैदी हैं वो बच्चे हैं, बड़े हैं, डिग्रियों के लिए, तालीम के लिए तमाम तरह इक़दाम पूरे हैं, लेकिन अंदर की पिक्चर कुछ और है। क्या क्या इंतजाम हैं इस वक्त तालीम हासिल करने के खास तौर पर तमाम जेलों में? बहुत शुक्रिया मिस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए। इस ज़मन में गुजारिश ये है कि इस टाइम जेलों के अंदर 4 टायर ऑफ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। सही। जिसके अंदर रिलीजियस एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है और टेक्निकल एजुकेशन है। कुछ परसेप्शन ऐसी हमारे डिपार्टमेंट के बारे में बनी हुई हैं, जैसे मैं भी अपने सामीन को, हाज़रीन को सुन रहा था, स्पीकर्स को, वो एक बड़ी डार्क पिक्चर हमारी प्रेजेंट कर रहे थे, जबकि रियलिटी में ऐसा
बहुत हद तक खत्म हो चुका है, चेंज हो चुकी है चीजें। ठीक। इसमें मैं फर्दर ये जो अभी करप्शन की बात और की उन्होंने, उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि हमारा पंजाब जेलों के अंदर जितनी जेलें हैं वो अब ऑनलाइन हो चुकी हैं, जिनको मॉनिटर किया जा रहा है हेड ऑफिस से। और इस जमन में 2174 ऑब्जर्वेशन जो हैं वो बनाई गई हैं टिल नाउ, जिनके अंदर सबसे जो मेजर है वो करप्शन की है, मेल प्रैक्टिसेस की हैं। और इस जमन में इस टाइम तक 138 जो हैं लोग जो हैं वो सस्पेंड या रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो चुके हैं प्रैक्टिसेस के वजह। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ एजुकेशन के हवाले से। रिलीजियस एजुकेशन जो है वो मैंडेटरी है हर उस बंदे के लिए, इनमेट के लिए जेल के अंदर एंटर हो रहा है जी। और जहां तक बच्चों की बात है जी कि बच्चों का फ्यूचर है तो मुल्क का फ्यूचर है, उस सिलसिले में जुवेनाइल वार्ड जो हैं उनके अंदर बच्चों को नॉन फॉर्मल और फॉर्मल दोनों एजुकेशन दी जा रही है। लिटरेसी जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उसके और फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं उनकी हेल्प से हम जो है वो टीचर्स अरेंज कर रहे हैं जो उनको बाकायदा एजुकेशन दे रहे हैं। बच्चों के एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, और एवरी पॉसिबल जो फैसिलिटी जो हम विद इन द रूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं इनमेट्स को, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन है मिर्जा शाहिद सलीम बेग साहब, वो इस मैटर को बहुत प्रायोरिटी रखते हैं और उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट शो किया इस मामले में। अच्छा ये बताइए जी जी आप पूछिए। हाँ ये फरमाइए कि ये राय मोहम्मद अयाज साहब जो लॉयर हैं गुजरांवाला से, उन्होंने जेल के अंदर रह के अपनी तालीम मुकम्मल की, फॉर्मल एजुकेशन, वो इस वक्त वकील है और उनका ये कहना है कि किसी ने उनकी मदद नहीं की फॉर्मल एजुकेशन में, कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा था, उनको अपने तौर पे 16-16 घंटे काम करना पड़ा जिसकी बुनियाद के ऊपर वो उन्होंने ऐसा किया। तो ये परसेप्शन उन लोगों की फिर क्यों गलत है? सर चीजें वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है, स्पेशली इन द लास्ट 4 इयर्स जो हैं, 5 इयर्स जो हैं, वो चीजें बहुत रैपिडली चेंज हुई हैं। अब एक शख्स की परसेप्शन की बेस के ऊपर आप एक पूरे डिपार्टमेंट का अगर आप इमेज बिल्ड करेंगे तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती होगी हमारे साथ। आप किसी दिन जरूर आए, मीडिया आउटलेट को साथ लेके आए, हम आपको विजिट करवाते हैं। बाकायदा सेंटर्स बन चुके हैं सर जहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है, और उसके अलावा नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए लिटरेसी डिपार्टमेंट जो है वो अपने टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं सर। जहाँ तक रिलीजियस एजुकेशन की बात है सर, उसके लिए जमीयत जो है उन लोगों के बाकायदा जो हैं वो ट्रेन टीचर्स जो हैं वो आके दीनी तालीम दे रहे हैं सर, जो जिसमें सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी जो है वो जुवेनाइल वार्ड है, उसके बाद इनमेट्स हैं। अच्छा अहमद साहब, यकीनन जो है वो आपका सिस्टम अपग्रेड हुआ होगा और हमारा मकसद भी ये फोरम पर आपको बात करने का मौका देने का ख़ास तौर पर सिर्फ यही है कि चीज़ें किस हद तक बेहतर हो गई हैं, और ये परसेप्शन जो बना हुआ है उसे डिनाई करने के लिए ही हमने इस सेगमेंट को रखा है। ये कहिएगा कि माएँ एक बहुत बड़ी तादाद में है जो कि जेल में कैदियों के तौर पर ज़िंदगी गुजारी है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि माँ के साथ ही रहेंगे। अगर हम बाहर की एजुकेशन की बात करें तो बेसिक एजुकेशन में उनको मॉन्टेसरी दी जाती है और बहुत तालीम पे फोकस दिया जाता है ताकि वो बड़ा होकर एक अच्छा शहरी बन सके। कितनी बड़ी तादाद में बच्चे जेलों में मौजूद हैं, उनकी तालीम के लिए खास तौर पर किस किस्म के इक़दाम हैं? इनिशियल एजुकेशन की बात कर रही हूँ मैं। बेसिकली हमारी जेल के अंदर जो है मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 7 इयर्स जो है ना वो बच्चा अपनी माँ के साथ रह सकता है। ठीक है, इससे बड़ा बच्चा जेल के अंदर नहीं रह सकता। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए डे केयर सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ प्ले ग्रुप एजुकेशन जो है बच्चों को बेसिक जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी हरमीत। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह आपने जिक्र किया, रऊफ साहब ने भी आपसे सवाल किया और मेरा भी ये सवाल है, हमने डॉक्यूमेंट्रीज देखी, हमने कुछ कैदी ऐसे भी देखे हैं और इसमें कराची से ताल्लुक रखने वाले एक पोजीशन होल्डर भी थे, टॉप 10 बोर्ड में उन्होंने पोजीशन ली थी, लेकिन यही गिला सेम गिला वहां वो भी कर रहे थे। खैर आप पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, बकौल आपके बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई हैं, लेकिन सर जिस तरह हम देख रहे हैं जो कैदी आते हैं इनकी जिंदगी बदलने के लिए जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ पुलिस की ट्रेनिंग की कितनी अशद जरूरत है। हम देखते हैं आज भी थानों में जाएं, मैं इस्लामाबाद का जिक्र करता हूं, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं और आज इस्लामाबाद का मैं अगर आपको मिसाल दूं तो यहां पे थाने में जाके भी वही खौफ महसूस होता है। तो आप नहीं समझते कि थोड़ी बहुत जो है ट्रेनिंग पुलिस की भी होनी चाहिए ताकि कैदियों के साथ जो है जो रवैया है उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली है और ये लोग मुस्बत किरदार इस माशरे में अदा कर सकें? सर मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। रेफॉर्मेशन की जरूरत तो हर इंसान को जिंदगी के हर स्टेज के ऊपर होता है। रेफॉर्मेशन कोर्सेज जो हैं वो होने चाहिए। मैं कंसर्न हूँ सर जेल के डिपार्टमेंट से, और विद इन द जेल सर हम तो साइकोलॉजिकल सेशंस जो हैं अभी रिसेंटली हमने हर जेल के लिए 2 जूनियर साइकोलॉजिस्ट और 1 सीनियर साइकोलॉजिस्ट हायर की है, और जिनका सोल पर्पस ये है कि वो हर एज ग्रुप को उनकी नीड्स के मुताबिक ट्रेन करें, और इसके लिए प्रॉपर हर जेल के ऊपर एक सेशंस जो स्केड्यूल है सर वो जो है उसके मुताबिक अमल हो रहा है।
जिसमें जो यंगस्टर्स हैं हमारे वो स्पेशल प्रायोरिटीज हैं, जिनको इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर सेशंस किए जाते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। जबकि जो ड्रग्स एडिक्टेड है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सेपरेट जो है वो सेशंस अरेंज किए जाते हैं, जिसमें उनका साइकोलॉजिकल प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट सर किया जाता है। फीमेल्स जो हैं उनके लिए फीमेल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो उनको ट्रेन कर रही हैं, और ताकि वो एक मुस्बत शहरी बन के वापस जाएं और मुआशरे की तामीर व तरक्की में अपना रोल प्ले करें। सर अच्छा, ये फरमाइए कि इस सारे के बावजूद जो एक बार जेल आता है वो बार बार जेल जाता है, इस सारे के बावजूद मुजरिम जो हैं वो और बड़ा मुजरिम बन के निकलता है, ये ऐसा क्यों है फिर? सर इस परसेप्शन में थोड़ा सा मैं जो ऐड करना चाहूंगा वो ये कि सर सारे लोग ऐसे नहीं होते। वो एक छोटा फिगर है जो एज पर आवर एनालिसिस ऑलमोस्ट 18 to 20% लोग जो हैं वो रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं, और वो मोस्टली बिलोंग करते हैं सर ड्रग्स के। जो फैमिलीज हैं, एक फैमिली बिजनेस के तौर पे जो ड्रग्स को लेके चलते हैं, वो लोग रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं। मोस्टली जो हैं सर वो रिफॉर्म होके निकलते हैं। और जो जेल है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा जी कि जेल की सख्तियां बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। बहुत से लोग तो उससे सबक सीखते हैं, कुछ लोग जो हैं वो रेफॉर्मेशन से सबक सीखते हैं, और जो रिपीटेड ऑफेंडर्स है सर वो मोस्टली जो हैं वो अगर मैं उसको पुटअप करूं तो वो सर ड्रग्स जो हैं फैमिलीज हैं जो फैमिली बिजनेस के तौर पे ड्रग्स को रन करती हैं, वो टाइम एंड अगेन जो है वो जेल में आते रहते हैं। और उनको कोशिश कर रहे हैं, हम ड्रग एडिक्ट्स के लिए साइकोलॉजिकल सेशंस भी अरेंज कर रहे हैं, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं इंशाल्लाह कि उनको बेहतर से बेहतर शहरी बना के जेल से निकाला नवाज साहब, एक शिकायत जो बहुत कॉमन है, जो हरमीत की बात की जाए, अब्दुर्रऊफ साहब की बात की जाए, या मेरे जो भी हमने इस पर एनालिसिस किया है अभी तक, जो असातिज़ा है उनकी अवेलेबिलिटी के हवाले से आप लोग का क्या प्लान है? क्योंकि बहुत सारी शिकायत ये भी हैं कि 16-16 घंटे, जैसे कि अब इस वकील की हम बात कर रहे हैं या XYZ किसी भी कैदी की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर असातिज़ा की अवेलेबिलिटी क्या 24/7 होती है या एक स्पेसिफिक टाइम होता है? असातिज़ा बाहर से आते हैं, अंदर ही मौजूद होते हैं? तालीम देने के लिए जो गाइडलाइन है उसे आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं? इसमें ये मिस के हमारे अपने डिपार्टमेंट के कोई टीचर्स जो हैं वो हायर नहीं करते। हम जो टीचर्स विजिट करते हैं जेल्स को, वो विद द कोऑपरेशन ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट होता है जी। तो दे आर अवेलेबल फ्रॉम 3 to 4 hours ऑन डेली बेसिस। और जो जुवेनाइल्स होते हैं उनके लिए सेपरेट टीचर्स आते हैं, जो दूसरे इनमेट्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन के होते हैं उनके लिए डिफरेंट आते हैं, टीचर्स आते हैं जी। और ये फिलैंथ्रोपिस्ट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ जो है ना हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। इटसेल्फ जो जेल डिपार्टमेंट है वो उनके टीचर्स वो उसके पास कैपेसिटी नहीं है जी, फंड्स का भी इशू है, बाकी हमारी वो हायरिंग भी नहीं है और अप्रूवल भी नहीं है जी। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत क्लियर भी की हैं उन्होंने, लेकिन सर शिकायत अपनी जगह जूं की तू हैं, वो मसले हमने एड्रेस किए। हमारा बिल्कुल कतई तौर पर यह मकसद नहीं है कि हम पॉइंट आउट करें कि इदारे सही काम नहीं कर रहे, हम उन शिकायत की बात करें जो कि आम शहरियों की है, आम कैदियों की है। तो शिकायत अपनी जगह है, सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ। हरमीत का जो एक जो मामला है ना, वो हरमीत उस पे बात जो करते हैं वो एक अलग से मामला है, और वो ये है कि पुलिस की रिफॉर्म्स जितनी मर्जी होती चली जाएं, लेकिन पुलिस का रवैया तब्दील नहीं होता। और मुझे खुद 1-2 बार वास्ता पड़ा है थाने जाने का। वाकई मतलब हकीकत ये है कि वो इस कदर रऊनत के साथ वो पेश आते हैं आम लोगों के साथ। अगर आपकी सिफारिश नहीं है तो आप समझें कि बिल्कुल, हरमीत मैं सही कह रहा हूँ ना, मतलब बिल्कुल अगर आपकी सिफारिश नहीं है तो आप सब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जो साहब हमारे साथ थे उन्होंने शायद उनको बुरा भी लगा हो, लेकिन ये हकीकत है। आप जिस थाने में जाएंगे, यकीन माने सिफारिश भी करें, आप देखें ना कि मेरा केस में इसलिए खुल के बात करूं, मैं बहुत सारे केसेस दोस्तों के आते हैं जो हमसे रुजू करते हैं और कोशिश करते हैं कि यार मीडिया वाला शायद इसकी बात सुन ले। हम उनके साथ जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम प्रेस क्लब के साथ भी रिलेटेड इलेक्शन भी लड़ते हैं, तो साफियों के मसाइल या दीगर लोगों के मसाइल के लिए हम थाने जाते हैं। लेकिन वहां का जो बिहेव है वो जब हम देखते हैं, और खास मैं अपने केस की बात करूं जिस पर वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया और जिस थाने में मैंने FIR दर्ज कराई, वो थाना बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के पास है, थाना सेक्रेटेरिएट। वहां के जो लोग हैं, वहां तमाम तर लोगों की मैं बात करूं तो वो मिलना तो क्या, पहले तो FIR वो दर्ज नहीं कराने पे और कितना दबाव भी आ गया, ऊपर से भी दबाव हो गया। लेकिन ये सूरत-ए-हाल सिर्फ मुझे नहीं बल्कि आम आदमी को तो फेस करनी होती है। हम यही चाहते हैं कि कम से कम जो बिहेव है, जो रवैया है, उसमें जो रवैयत तो आपने जिस तरह बात की, जिस तरीके से हम देखते हैं लोगों के साथ जो इनका बिहेव है, उसमें अगर थोड़ी बहुत तब्दीली आ जाए तो लोग खौफ के बजाय बड़ा ऐसे अपना घर समझ के जाएंगे और वो
प्रोटेक्शन, वो अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। मैं समझता हूं कि बाहर दुनिया में ऐसा ही होता है कि पुलिस का रवैया कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेहतर होता है। अच्छा। इस वजह से लोग जाके कंप्लेंट भी करते हैं या पुलिस को कॉल भी करते हैं, तो उनको कोई खौफ नहीं होता। खौफ नहीं होता। आपने इस चीज का जिक्र किया सर, मैं ये मिसाल देना नहीं चाह रही थी, लेकिन जहां पर कोट करने का मौका मिले आपको कर देनी चाहिए। हम बाहर के मुल्कों की अगर बात करें तो पाकिस्तान में कंपैरेटिवली आप जब भी कहीं जाते हैं तो वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं। आप जाएं, वो आपकी बात सुने, आपकी दुख और तकलीफ को देखें, सुने। एफआईआर दूर तो चले, बात की बात है, आपको जो प्रोसीजर है वो कोई गाइड नहीं करता कि आपने दरखास्त कैसे लिखनी है, आपने किसके पास जाना है, आपने मुहर्रर के पास जाना है, आपने असिस्टेंट के पास जाना है, व्हाट्सोएवर। वो ऐसा लगता है कि हम उनकी मिन्नतें करेंगे सर कि प्लीज ये काम हमारा कर दे। तो ये कल्चर हरमीत आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, हालांकि हमारे पास थोड़ी सी इस चीज की एज है कि हम कोई बात ऊपर से भी कर सकते हैं, लेकिन आम शहरियों का बहुत बुरा हाल है। हमने एक क्विक ब्रेक, छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हमने शो के शुरू में भी बात की थी कि सैलाब के जहाँ पे तबाहकारियाँ हैं वहाँ पे लोगों की ज़रूरियात अब इस वक्त क्या क्या हैं। उसमें मच्छरदानियों का जिक्र किया था, जो ज़रा सर्द इलाके हैं वहाँ का हमने जिक्र किया कि वहाँ पे कंबल वगैरह उनको चाहिए होंगे। लेकिन जो हमारे साथ अभी हमारे मेहमान हैं सलमान लारी, ये गो आला तालीम याफ्ता हैं, जर्मनी से तालीम हासिल करके आए हैं और इस वक्त अपनी तालीम को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तालीम का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं ये सैलाब से जो मुतासरा लोग हैं उनका। उनके लिए घरों को बनाना हो, उनके लिए हैंड पंप्स का लगाना हो, उनके लिए शजरकारी करनी हो, मस्जिद मदरसे, इसके मंसूबे भी हैं, बहुत सारे लंबे चौड़े मंसूबे हैं। वो इन्हीं से चल के बात करते हैं। सलमान लारी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो यही बताइए जिन इलाकों में आप काम कर रहे हैं उन इलाकों की अब सूरत हाल क्या है? मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है एम्पैथी पाकिस्तान। एम्पैथी पाकिस्तान जी। और एम्पैथी का मतलब होता है एहसास जी। तो हम पाकिस्तानियों में खास तौर पे बहुत एहसास है लोगों का, और बहुत से पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में हैं और इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, ताउन करते हैं और बहुत सी चीज़ों में लोगों के लिए फलाई कामों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभी करंटली सैलाब से बहुत से लोग मुतासर हुए हैं, जिसमें बलूचिस्तान के बहुत से एरिया है जो कि वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड एरिया है सुबातपुर बेसिकली वो एरिया है जो बलूचिस्तान का मिडिल बीच में आता है, खुजदार से और कोयटा के करीब पड़ता है, जो तकरीबन कराची से 400 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पर हम लोग ने वर्किंग की है। अभी शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पहुँचे हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने कमिटमेंट की है कि वो पानी वगैरह उन चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग ने मेडिकल कैंप लगाया है। हम लोग के माशाल्लाह से 5 मेडिकल कैंप लग चुके हैं, जहाँ पे हम लोग ने तकरीबन 4000-5000 लोगों को केटर किया है। और वहाँ पे ख़ास तौर पे ऐसा ये एक वो वाहिद इलाका है जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे मलेरिया की वजह से लोगों की आंखों का कलर, ज़ुबान का येलो हो गई है, शक्ल चेंज हो गई है। और मतलब बच्चे जो है बेचारे वो उनके घर वालों को नहीं पता है कि वो किस तरह से क्या करें, और सैलाब ने उन लोगों के घर वर डिस्ट्रॉय किए हैं। और हम लोग ने इसी तरह से टेंट भी यहाँ से कराची से भिजवाए हैं 520 डिफरेंट एरिया बलूचिस्तान के, इंटीरियर सिंध के। हमने राशन बैग्स भी भिजवाए हैं और हम लोग ने इंटीरियर सिंध के बहुत से इलाकों में हम लोग ने टेंट्स और हैंडपम्प, जहाँ पे सैलाब वगैरह की वजह से साफ़ पानी के लिए, मीठा पानी के लिए हमने हैंडपम्प्स, राशन बैग्स, मेडिकल कैंप्स, बहुत से ऐसे काम किए जिससे लोगों को उस टाइम पे हेल्प आउट हो सके। अच्छा सलमान, ये कहिएगा कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी, जैसे आपने शुरू में कहा कि यकीनन मुखय्यर हज़रात, अगर पाकिस्तान की बात की जाए या पाकिस्तान से बाहर भी बात की जाए, तो पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पर भी है वो ऐसे हालात में, वो ज़लज़ला हो या सैलाब हो, बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ते हैं। सिर्फ देखते हैं कि किस इदारे को हम डोनेट कर रहे हैं ताकि वो सैलाब ज़दगान तक या मुस्तहिकीन तक पहुँचे। आप इसे किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? चूँकि आप जर्मनी से वापस आए और इस मकसद के लिए आए कि सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए, तो फंड्स इकट्ठा करना और कौन कौन ऑन बोर्ड है आपके साथ। और इस वक्त सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो, जैसे मलेरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अब वहाँ पर खैमा बस्ती से निकलने के लिए भी इंतज़ामिया उन्हें कह रही है, उनके पास घर नहीं है, वो आगे कहाँ जाएँ। इस सारी सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हो, किस तरह से कैटर कर रहे हैं? मेरे पास हर एक इलाके के लिए अलग टीम है। कराची के लिए मैं हूँ और हिबा कामरान है, हम लोग कराची से लीड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास बलूचिस्तान के लिए 3-4 फोकल लोग हैं जो कि वहाँ के इलाकों का उनको अच्छे तरीके से पता है। फिर वहाँ के बलूचिस्तान के लिए डीसी हमारे साथ इन्वॉल्व होते हैं, हर एक चीज़ में हमारे साथ वो हमें कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं कि कौन सा वो एरिया है जो कि जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरह से सिंध के अंदर भी यहाँ पर फोकल पर्सनस हैं जो कि उनको उन इलाकों का अच्छे तरीके से पता है।
जिस तरह से आपने बात की कि इंटरनेशनल जो पाकिस्तानी हैं जो बाहर हैं तो उनको कैसे पता चलता है, तो हम लोग हर एक चीज़ जो जो हम काम कर रहे हैं उसका हम फीडबैक देते हैं, बताते हैं, और बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो हम लाइव आ जाते हैं जहाँ पे हमारे माशाल्लाह से अभी 55,000 मेंबर्स हो चुके हैं और हमारी रीच भी लाखों में आती है, तो लोगों को पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है कि हम लोग किन किन एरियाज़ में काम कर रहे हैं और उनको पता चल जाता है कि जो हमारे काम है उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो ये एक हमारा प्लस पॉइंट है। अच्छा सलमान, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी वीडियोस जो सोशल मीडिया पे आती है, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये गिला शिकवा जो है वो देखने को मिलता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं मिली। चाहे गवर्नमेंट की जानब से ऐलानात तो भी किए गए हैं, कोशिश भी की जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कमी जो है वो मिलती है। आपने ऐसी क्या चीज़ ग्राउंड पे देखी जिस पर काम जो है थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि मलेरिया है, बीमारियां बढ़ रही हैं, उसी तरह हम देख रहे हैं कि इनको जो है टेंट और फिर मच्छरदानियों के जिस तरह रऊस आपने जिक्र किया, आपने ऐसी क्या चीज़ देखी जिसकी इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस पर काम ज़्यादा होना चाहिए? बेसिकली बलूचिस्तान का एरिया जो है वो वहाँ पर सर्दी पहले पड़ेगी, तो अभी करंटली बीमारियाँ जो हैं वो चेंज रहेंगी। फॉर एग्जांपल सैलाब की वजह से जो हुई थी बीमारियाँ, मलेरिया और डेंगू थी, अब जो है सर्दी की वजह से बीमारियाँ अलग फैलेगी। और अगर हम सैलाब वाली चीज़ को बहुत जल्दी कैटर नहीं कर पाएँ तो उनको मलेरिया भी होगा, फिर नज़ला भी होगा, ज़ुकाम भी होगा, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल बहुत दूर दूर हैं। और मेरे पास एक केस भी आया था जिसमें एक फैमिली थी जिसमें एक लड़की का पाँव का एक्सीडेंट हुआ था, तो ब्लड ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उस फैमिली के पास सिर्फ 1500 से 2000 रुपये नहीं थे कि वो उस फैमिली को अपनी बेटी को कराची ला सकें, और वो रास्ते में शी डाइड। तो इस तरह से बलूचिस्तान में इतने अजीब व गरीब केसेस हो रहे हैं, और वो इसी वजह से हो रहे हैं कि लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि क्या करना है। तो NGOs ने, तो हमारे लिए बहुत सी NGOs हैं जिन्होंने बहुत काम किया है और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा एट द मोमेंट मेरे ख्याल से अभी, क्योंकि सर्दी आने वाली है, ब्लैंकेट्स, शॉल्स, जैकेट्स और ऐसे चीज़ें जिनको बच्चे पहने, ठीक है। अच्छा, बहुत से बलूचिस्तान में एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे बच्चों के पास जूते चप्पल नहीं हैं, ठीक है। वो बस रह रहे, जिनके पाँव फटा हुआ है, पाँव में चोट लगी हुई है, और मतलब समझ से बाहर है। वहाँ जाने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं, और वहाँ जाने के बाद आपको समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, और आपको ये भी नहीं पता चलता है कि सैलाब की वजह से कितने लोगों की डेथ्स हो रही हैं। मतलब लोग मर जाते हैं, फिर बाद में जाके कुछ टाइम बाद जाके पता चलता है कि इसकी डेथ हो गई है, उनको वहीं रखा जाता है। जो गवर्नमेंट फिगर्स हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट फिगर्स हैं कि इतनी अमवात हुई हैं, आपके ख्याल के मुताबिक असल अमवात उससे बहुत ज़्यादा हैं? एक बात। दूसरी बात ये कि मैं कुछ NGOs को जानता हूँ जो कहते हैं मच्छरदानियाँ पहुँचानी है वहाँ पे, लेकिन वो कहते हैं मार्केट में मच्छरदानी अवेलेबल ही नहीं है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से हासिल करें। तो क्या ये भी दुश्वारी जो है वो है इस वक्त? बेसिकली अवेलेबल हो जाता है, अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, इनकी प्राइसिंग डबल ट्रिपल बढ़ चुकी है। अब मुझे समझ नहीं आता है, इन्होंने प्राइस कम करने की जगह इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि अगर हमारे पास 1000 हमें चाहिए हो टेंट्स, तो हम 1000 नहीं ले पाते, हम 200-250 ले पाते हैं, क्योंकि इन्होंने मल्टीप्लाई बाय 4 प्राइसिंग बढ़ा दी है। इसी तरह से अगर मैं रेस करूँ, मैं बोलूँ मुझे 5000 चाहिए, तो मैं 5000 नहीं कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा 800, 900, 1000, ठीक है। और ये जब उनको पता चलता है NGOs इन्वॉल्व है, तो वो कॉस्टिंग और ज़्यादा मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता इनका क्या माइंडसेट है, क्या है। और ये सिर्फ इसमें नहीं है, अब फार्मेसीज में भी दवाइयाँ बहुत शॉर्ट हैं। दवाइयाँ शॉर्ट होने की वजह से इन्होंने प्राइस बढ़ा दी है। अब ये लोग कहीं किस डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, जिसकी वजह से प्राइसिंग बढ़ने की वजह से क्वांटिटी कम जा रही है। अब इस चीज़ को अनफॉर्चुनेटली यूटिलाइज कर रहे हैं एक गलत तरीके से, बट हमें ये वाले इश्यूज आते हैं। मगर बहुत सी कॉर्पोरेशन जैसे इंडस फार्मा वाले, गेट्स फार्मा वाले, तो वो उन्होंने अच्छी खासी दवाइयाँ खुद अपने थ्रू भिजवा दी हैं और ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा सलमान, एम्पैथी पाकिस्तान की अम्ब्रेला के नीचे तो आप काम कर रहे हैं, आपके मुख्तलिफ नुमाइंदे मुख्तलिफ इलाकों में और शहरों में मौजूद है जहाँ पर सैलाब से तबाहकारी ज़्यादा है, लेकिन आप जब हर जगह मौजूद होते हैं वहाँ पर आप क्या प्रेजेंस देख रहे हैं गवर्नमेंट की? और वहाँ पर जो उनको इनिशियली रेस्क्यू करना था वो तो किया, लेकिन आप उनकी प्रेजेंस कहाँ पर किस किस तरह से देख रहे हैं? या फिर ज़्यादातर हम भी बहुत NGOs को इंडोर्स करते हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, या ज़्यादातर आप NGOs को ही काम करता हुआ देख रहे हैं? मैंने अभी तक, मतलब मेरे हर 3 दिन 4 दिन बाद एक ट्रिप लग रहा है, मैंने अभी तक एक गवर्नमेंट के इदारे वालों को, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, बलूचिस्तान गवर्नमेंट हो, कुछ भी करते हुए नहीं देखा।
हाउएवर मैं इस चीज को क्रेडिट देता हूँ कि बैतुल सलाम को मैंने देखा है, अल खिदमत को मैंने देखा है, जेटीसी को मैंने देखा है, जो मुझे नजर आया। टर्की की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनको मैंने देखा है, WHO को देखा है, यूनाइटेड नेशन को देखा है, वो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं बलूचिस्तान के सुबातपुर वाले एरियाज में। मगर मैंने गवर्नमेंट में, चाहे कोई भी गवर्नमेंट का बंदा हो, मैंने वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी को काम करते हुए नहीं देखा। जी हाँ, मैंने एक दफा पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा सलमान, ये बात आप जो फरमा रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, हमने ये देखा भी था बैनुल-अक़वामी सतह पर जब ये बात गई थी, तो उनकी जानिब से भी ये गिला आया था कि गवर्नमेंट कभी काम करती नहीं है ग्राउंड पे और बहुत चीजें जो है वो खुद हड़प कर जाते हैं। हमें पता है कि वडेरे या मिनिस्टर या MNA जिनका हाथ चलता है, बस चलता है, वो सारी चीजें वो खुद हड़प लेते हैं। टेंट भी महंगे महंगे टेंट इन्हीं के घर से मिलेंगे आपको। आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों की इस वक्त किस किस किस्म की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि अगर उनको बर वक्त ट्रीटमेंट ना की गई तो सूरत हाल किस किस्म की बिगड़ सकती है, क्योंकि ग्राउंड पे आप हैं, आपको ज्यादा पता है इस चीज का। जहां तक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मुझे पता चल रहा है, सुबातपुर में हर रोज 1 या 2 बच्चों की डेथ हो रही है, जो ये लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत से एरियाज है जहां पे बीमारियां हुई हैं, तो हर रोज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से 2 बच्चे, 4 बच्चे, 1 बच्चा, 3 बच्चे, क्योंकि वहाँ पे खाना जो मेन उनको खाना चाहिए वो नहीं है, तो उनकी। अच्छा, एक और भी था जिसमें एक औरत थी, प्रेग्नेंट थी 7 महीने, मगर वो इतने अपने गांव से इतना दूर आई हुई है, अपने आप को मेडिकल कैंप में आने के लिए, वहाँ दवाई लेने के लिए खुद चल के आ रही है। तो हम इस तरह से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल भी औरतों का और बच्चों का खास तौर पे बीमारियों की वजह से उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब दे आर वेरी कंफ्यूज। और उनको लिटरली, क्योंकि बेचारे गांव के लोग होते हैं, उनको इतना आइडिया होता नहीं, शहर के लोग गांव के लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो वो उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, और बेचारे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा उनको नीड है हेल्प की। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले, वरना इसी तरह से डेड बॉडीज इंक्रीज होती रहेगी। अच्छा, मैंने एक सवाल पहले आपसे उठाया था आपके सामने, और वो ये था कि जो गवर्नमेंट फिगर दे रही है डेड लोगों के, कि इतने लोगों की अमवात हुई हैं, आपके ख्याल में उससे बहुत ज़्यादा है क्या? जी, इससे बहुत ज़्यादा है। बहुत से एरियाज है गवर्नमेंट पहुंची भी नहीं है। एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है अवरान, वहाँ पर हम लोग गए थे, बलूचिस्तान के एक स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, मगर उस हॉस्पिटल में समझे 4 महीने 6 महीने से कोई काम नहीं हो रहा, और उसकी पिक्चर्स भी हमारे पास है, हमने अपलोड भी किया था। तो हम लोग जब पहुंचे थे तो फर्स्ट मेडिकल कैंप लगा है 6 महीने बाद, और वहाँ पे हॉस्पिटल है उस जगह पे। और अवरान वो इलाका है पूरे बलूचिस्तान का जहाँ पे जब से पाकिस्तान बना है वहाँ बिजली नहीं है। 1947 से लेके अब तक 2022 चल रहा है, वहाँ बिजली नहीं है और पंखे नहीं है, लोग ऐसे ही बैठे हुए। और कोई NGO अगर आई है तो उन्होंने सोलर लगा दिए कुछ जगहों पे, जिसकी वजह से किसी घर में फ़ायदा हो जाए। इवन हॉस्पिटल में एक पंखा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लोग ज़मीन पे बैठे हुए थे। बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल थी, जिसको देख के मैं भी बहुत शॉक हो गया था कि यार ये किस तरह का सिस्टम है, बिल्कुल समझ से बाहर था। ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है, इसके पास बड़े फंड्स होते हैं, इनको हमेशा होता है, हर हुकूमत कहती है कि हम इतने एडिशनल फंड्स दे रहे हैं, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी आपको कहीं नज़र नहीं आ रही? मैंने अभी तक नहीं देखा, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो या बलूचिस्तान, मैंने अपने आंखों से नहीं देखा, क्योंकि मेरा इतना अच्छा खासा विजिट हो सकता है कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, मगर मैंने अभी तक नहीं देखा। अच्छा, आप ज़रा सिंध के इलाकों की तरफ आ जाए, जैसे आपने कहा सिंध गवर्नमेंट हो चाहे, तो जो सिंध के इलाके हैं वहाँ पे कहा जाता है कि पानी अभी तक मौजूद है, पानी निकालने का पूरा इंतज़ाम नहीं किया गया। और मैंने वज़ीर आज़म की एक अपील भी पढ़ी थी कि वो हुकूमतों को, सूबाई हुकूमतों को कह रहे हैं कि पानी निकालने का इंतज़ाम करें। तो क्या वाकई पानी बहुत ज़्यादा है अभी भी सिंध में? मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ बलूचिस्तान और सिंध में। बलूचिस्तान वो ऐसा एरिया जो बहुत ज्यादा पत्थर पहाड़ वाला एरिया है, तो वहाँ पर अगर बारिश हुई है तो वहाँ का एक फायदा ये हुआ है कि वहाँ पे पौधे उग गए, मतलब आपको लगेगा कि थोड़ा खूबसूरत अच्छा हो गया, अच्छा, ठीक है, और पानी जो है सूख गया है। सिंध की बैड लग ये है कि सिंध जो है उसका जो सॉइल है वो फर्टाइल है, मतलब वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है और पानी अच्छे खासे एरियाज में खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इन लोगों को निकालने के लिए किसी न किसी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा तो ही निकलेगा, वरना अगर नहीं इन्वॉल्व होंगे तो पानी अगर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भी हो जाएंगे ना, पानी वहीं खड़ा रहेगा और इसी तरह से लोग बाहर टेंट लगा के वहीं रहेंगे, वहीं सोएंगे। तो
आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अच्छा और सलमान, ऐसे ये ही है। बताइएगा, आप कैंप्स की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जैसे आपने एक इलाके को इंडिकेट किया कि वहाँ पर 6 माह के बाद पहला कैंप आप लोगों ने लगाया। हमने कुछ फैक्ट एंड फिगर्स अपनी व्यूअर्स से शेयर भी किए थे और एक सेगमेंट भी किया था कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हामला खवातीन हैं जो कि आने वाले कुछ दिनों में बच्चों की पैदाइश बहुत करीब करीब है। उनके लिए आपने कुछ NGOs को या गवर्नमेंट को या जिन NGOs की आप बात कर रहे हैं, कोई इंतजाम इस हवाले से किए गए हैं या वहाँ पर उनकी हालत बहुत बुरी है? लड़की औरतों के लिए मैंने बहुत वर्किंग की थी। हम लोगों ने ये भी प्लान किया था कि इनके लिए सैनिटरी पैड्स वगैरह भी भिजवाएंगे, इनकी जो अलग तरह के कपड़े हैं वो भी भिजवाएंगे, क्योंकि बलोचियों की ड्रेस कोड्स अलग होते हैं एज कम्पेयर टू कराची पाकिस्तान, ठीक है। तो उनका मतलब बहुत डिफरेंट है, तो उस तरह के, और वो पहनते भी उसी तरह के कपड़े हैं। तो हमें क्योंकि आपको पता है कि वहाँ की माइंडसेट थोड़ी बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट है और बहुत डिफरेंट माइंडसेट है, तो हमें भी उसी तरह से प्लानिंग करनी होती है। तो हम जो भी प्लानिंग करते हैं वो हमारी वर्किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और हम लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे फ़ायदा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो रहा है। अच्छा सलमान, आपकी जो मदद करना चाहे, कोई आपकी वेबसाइट, कोई आपका एड्रेस जहाँ पे लोग अगर चीज़ें पहुँचाना चाहें पहुँचाएँ, तो वो ज़रा बता दीजिएगा। जी, अगर किसी को कोई भी चीज़ पहुँचानी है तो हम PCHS ब्लॉक 3 में हैं, ठीक है। PCHS ब्लॉक 3 में अगर किसी को भी हमसे रब्ता करना होगा तो हम लोग फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी, एम्पैथी पाकिस्तान ऑफिशियल के नाम से, और वहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर भी है। अगर किसी को भी कंट्रीब्यूट करना होगा सिर्फ बता दिया करें किस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करें। अभी हमारे ज़्यादातर मेडिकल कैंप्स, ब्लैंकेट्स, कपड़े, बच्चों वहाँ के लिए बच्चों के लिए दूध वगैरह, ठीक है, ऐसी चीज़ जिससे ना लोगों को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो और उनकी स्ट्रेंथ अच्छी रहे। तो ये चीज़ें हम लोग ज़्यादातर भी प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है। तो ब्लैंकेट्स, जैकेट्स और टी-शर्ट्स और जूते, चप्पल, इस चीज़ पे भी हमारी वर्किंग चल रही है। तो अगर किसी को भी कोई भी कंट्रीब्यूट करना हो, हमारे फेसबुक पेज से भी आ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम से भी आ सकते हैं, और हमें वहाँ पर आप लिंकअप कर सकते हैं। दैट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच सलमान, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। और आपने एम्पैथी पाकिस्तान जो काम कर रही है, जैसे बहुत सारे NGOs का सर सलमान ने नाम लिया, वो सारे काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि अगर अपनी इमदाद आप इन लोगों के थ्रू वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ऐसे फोरम है जहाँ से आप क्रेडिबिलिटी चेक करके अपने इमदाद जो है वो उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर, हर शहर को ना किसी एफिलिएशन की वजह से जाना जाता है, जैसे ख्वाबों के शौकीन लाहौरी या खुशबुओं का शहर। तो बात कर लेते हैं पहलवानों के शहर की, यानी गुजरांवाला की। लेकिन ये पहचान तो अभी करंटली वहाँ के जो खाने पीने के लोग शौकीन हैं उसकी वजह से हुई है। असर पुरानी अगर रवायात की बात की जाए तो रॉयल्टी की वजह से भी गुजरांवाला का एक नाम है, और महाराजा रंजीत सिंह, ये जो उनकी यादगार वहाँ पर मौजूद है, उसको लोग अभी भी जाते हैं, विजिट करते हैं, और हमारे सारे कदीमा का एक असासा भी है। मौजूदा दौर में तो गुजरांवाला पहलवानों के शहर के नाम से जाना जाता है, लेकिन तारीख के पन्नों में यह शहर कश्मीर से खैबर तक और सिंध से सतलुज तक के फातिहा शेर पंजाब राजा रंजीत सिंह का शहर है। गुजरांवाला में राजा रंजीत सिंह के पैदाइश से लेकर फतूहात तक के सफर और मौजूदा दौर में राजा रंजीत सिंह के सासों के हवाल पर जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला शहर को तारीख के सत्रों में 18वीं और 19वीं सदी के वस्त में लिखा गया, जब एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी रोज बरोज बरसगीर पर काबज हो रही थी तो दूसरी तरफ मुगलिया सल्तनत भी नाम ही को रह गई। इस दौरान सिखों की 12 इत्तेहादी मिसलों में से एक मिसल सुकर चकिया मिसल के दारुल हुकूमत गुजरांवाला में शेर पंजाब राजा रंजीत सिंह की पैदाइश हुई। हमें फख्र है कि हमारा तल्लक शेर पंजाब राजा रंजीत सिंह के शहर से है। गुजरांवाला के मशहूर शेरांवाला बाग में मौजूद बारादरी शेर पंजाब राजा रंजीत सिंह के दौर की सुनहरी यादगार है। पुरकशिश नक्शनिगारी, पुर अजमत तारीख और खूबसूरत और कुशादा दीवान पर मबनी ये बारादरी सकाफती सयाहों को गुजरांवाला खींच लाती है। ये राजा रंजीत सिंह की बारादरी है और हमें फख्र है कि ये इनका तल्लुक गुजरांवाला से था और यहाँ बैठ के सल्तनत के फैसले हुआ करते थे। बारादरी से चंद मीटर दूर गुजरांवाला के 7 दरवाजों के गिराव में महाराजा का किला भी वाक़या है। ये वही किला है जहाँ पर से बरसगीर के 1000 साल से रवायती फातहों को शिकस्त देने का हुक्मनामा जारी किया गया और पंजाब में एक नई सल्तनत की बुनियाद रख दी गई। बरसगीर के रवायती फातिहीन यानी अफगान 1000 साल तक बरसगीर पर हुकूमत करते रहे। ये शेर पंजाब राजा रंजीत सिंह ही थे जिन्होंने बरसगीर के रवायती फातिहीन को शिकस्त देकर 2 लाख मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर तक सल्तनत अपने नाम कर ली। कैमरामैन मुदस्सर गुजर के साथ बिलाल शफीक, पब्लिक न्यूज़, गुजरांवाला। इंटरेस्टिंग वन सर, इंटरेस्टिंग वन सर। किला तो ठीक है, लेकिन जो बारादरी होती है, भी है, 12 दरवाजों से बारादरी होती है ना, पुराने जमाने में बनाई जाती थी जहाँ पे। 12 दरवाजे क्यों सर?
बस वो आर्किटेक्चरली Yes. मतलब खूबसूरती के लिए उसके, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के हवाले से हरमीत की तरफ चलते हैं, वो ज़रा और हमें रोशनी डालेंगे। गुजरांवाला उनका शहर था और गुजरांवाला में जी जी रोहू साहब, मुझे तो पैकेज बहुत अच्छा लगा और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कम से कम कुछ चीज़ें जो हैं वो रियलिटी के तौर पर चीज़ें देखी भी जा रही है, दिखाई भी जा रही है। वरना वैसे महाराजा रंजीत सिंह को वो ये एजाज़ हासिल है कि आज का जो खैबर पख्तूनख्वा है ये कभी अफगानिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और इसको कब्जा करने का क्रेडिट जो है खान रंजीत साहब को जाता है। और वहाँ से काबुल तक अगर किसी ने हुकूमत बनाई है तो सिर्फ यही पंजाबी था जिसने वहाँ पे हुकूमत बनाई और वहाँ पे कायम रखी उस हुकूमत को। और जब तक वो हयात थे, जब तक वो जिंदा थे, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे कदम रखने की जरूरत भी नहीं की। लेकिन ये हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ी तारीख है जो किसी न किसी तरीके से हमारी कौम से, हमारी अवाम से, क्योंकि हम इम्पोर्टेड हीरोज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, अपने हीरो जो है उनको किसी न किसी तरीके से जो है हमने छुपाए हुए हैं, या उनको नसाब में शामिल करना या किस तरीके से हमने किया नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि गुजरांवाला में एक ऐसा हीरो भी पैदा हुआ जिसने दिल्ली तक जो है अपनी हुकूमत बनाई और उसके साथ साथ काबुल तक वो गए और फतवात का जो सिलसिला था उसका जारी था। लेकिन होना ये चाहिए था कि इस पर भी एक निसाब का हिस्सा भी इसको होना चाहिए और साथ साथ जो नई नस्ल है उसको भी अपने जो इस मट्टी के जो हीरो हैं, इस धरती पे जो जन्म है, उनके हवाले से उनको कम से कम मालूमात हो। अच्छा सर, मालूमात के अलावा ये भी बड़ी कीमती चीज़ है कि अगर लाहौर के शाही किला की बात की जाए, महाराजा रंजीत सिंह का किला जो गुजरांवाला में मौजूद है उसकी बात की जाए, बारादरी की बात की जाए, अब ये वो चीज़ें हैं जो कि बाकी रह गई हैं। इन्हीं के थ्रू आने वाली नस्लों को हम बता सकते हैं कि ये वो हीरोज़ थे जो थे, और सर इनको महफूज करना भी बहुत हमारा टारगेट होना चाहिए, जो कि एक अच्छा पैकेज है जो हमने आपको दिखाया। सो अब लेनी है हमने इनसे छुट्टी, हम आपसे लेते हैं अब इंशाल्लाह कल आपसे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ मुलाकात होगी। जो सेगमेंट मिस हो गया उसको आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।